वेट करेंगे जरा 1 मिनट। देखिए अपना कैमरा जरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑन करेंगे, आगे मुझे भी ये रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे भी आगे सबमिट करना है। आप कहीं भी बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैमरा ऑन रखेंगे। कैमरा ऑन करेंगे, मुझे भी आगे सबमिट करना है रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैं करता हूँ एकदम शुरू से, देखते हैं। कोई एल्केन है, मैं एकदम शुरू से पढ़ा रहा हूँ, बाद में आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना, जो डाउट होगा फिर इस पर काम करेंगे। एल्केन का मतलब होता है कोई भी एल्केन, एल्केन का मतलब होता है CH2n+2। इसमें से कहीं से एक हाइड्रोजन हटा के और कहीं एक एक्स लगा देंगे। एक्स हम पूरा ये एनसीईआरटी लेवल ही कर रहे हैं अभी। तो इसका जो नाम होगा उसका नाम होगा एल्काइल हैलाइड, या उसी का नाम होगा हेलो एल्केन, उसी का नाम होगा हेलो एल्केन। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n+1 और एक्स, ये फॉर्मूला होगा। बेसिकली ये एल्काइल का फॉर्मूला है, तो हम लिखेंगे RX। RX का मतलब है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस फॉर्मूले में अगर हम 2 पुट कर दें तो जरा देखो, 2 पुट करने के बाद यहाँ पे 2 पुट कर दें तो C2H5I होगा, तो इसका नाम होगा आइडो इथेन। इसका जैसे नाम है आइडो इथेन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है तो इसका नाम मैं बोलूंगा तो इसका नाम होगा ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन ये लिखा पड़ा हुआ है। फर्दर इसके आगे जब नीचे आएंगे थोड़ा और देखते हैं एग्जाम्पल। कहीं मॉलिक्यूल एरोमेटिक लिखा हुआ है, कोई मॉलिक्यूल जो एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब सीधा सीधा ये है कि बेंजीन रिंग उसके साथ लिंक हो। अगर बेंजीन रिंग में से अगर किसी एक साइड से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है आप जानते हैं अच्छे से, यहाँ भी हाइड्रोजन है ऑलरेडी, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। तो किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर यहाँ पे हम हेलोजन को ऐड कर देंगे तो जो नया नाम बनने वाला है वो ये बनेगा, और इसका नाम होगा हेलो एरिन्स। इसका नाम है हेलो एरिन्स, इस तरीके से नाम पड़ा हुआ है। तो एल्काइल हैलाइड के ये सब बेसिकली नाम है। और इसी तरीके से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इसका नाम हम देखने के लिए हम। तो अगर किसी एल्काइल हैलाइड में कोई भी बेसिकली एल्काइल पे अगर एक हेलोजन लगा होगा तो इसको बोलेंगे मोनोहेलाइड्स। इसका नाम है मोनोहेलाइड्स। अगर उस पर 2 हेलोजन लगे हुए होंगे तो इसका नाम होगा डाईहेलाइड्स। डाईहेलाइड्स में थोड़ा यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक डाईहेलाइड जिसका नाम होता है जेमिनल, जिसका वर्ड हम उठा लेंगे और बोलेंगे जेम। और एक डाईहेलाइड होता है विसिनल, इसका नाम है, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है और इसका वर्ड उठा के बोलेंगे विक। या आगे के 3 डिजिट दोनों से उठा लेंगे और ये थोड़े काम के हैं। डाई हेलाइड्स थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जेमिनल और विसिनल थोड़ा हमने इधर लिखा है। इसी तरीके से किसी मॉलिक्यूल पे 2 से ज्यादा अगर आ जाए, जैसे इसमें आ गया, तो इसको बोलेंगे ट्राई हेलाइड्स, इसी का नाम है ट्राई हेलाइड्स। या ऐसे वाले को जब 3 और मोर अमाउंट में अगर आएंगे तो इसको बोलेंगे हम पोली हेलाइड्स, उसको हम बोलते हैं पोली हेलाइड्स। इस तरीके से नाम इसको बोलेंगे पोली हेलाइड्स। नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं। पोली हेलाइड्स के बाद आईयूपीएसी नाम जरा इनका देखते हैं कि इनका नाम हम कैसे लिखते हैं एक बार। अगर नाम के बारे में बात करेंगे तो कोई मॉलिक्यूल इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका नाम अगर हमें बताना है तो जो एक्स है, एक्स के चूंकि फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, इनके लिए कोई स्पेशल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं होता, इनको बस हम अल्फाबेटिकल ट्रीट करते हैं। सिंस इसको अल्फाबेटिकल कंसिडर करेंगे, जैसे इस मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे हम, तो इसको हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे हम इसको शिफ्ट करेंगे तो नाम था हेलो इथेन, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे Br लगा दिया तो इसका नाम होगा ब्रोमो इथेन। किसी बच्चे ने, जरा प्लीज अब थोड़ा देखेंगे, थोड़ा 2-3 मुश्किल एग्जाम्पल रख रख के, किसी बच्चे ने अगर एक Br यहाँ लगाया और एक Br यहाँ लगाया, तो अब काउंटिंग हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4। तो इसका जब भी हम नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 1,3 डाई ब्रोमो। बार बार सर आप ब्रोमो कैसे पता चल रहा है आगे रखना है, क्योंकि ब्रोमो एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स मतलब एक साइड चेन, साइड चेन मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट।
तो लिखेंगे 1,3 डाईब्रोमो और इस मॉलिक्यूल का नाम होगा ब्यूटेन। 1,3 डाईब्रोमो ब्यूटेन इस मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट नाम है। नेक्स्ट जरा सा आगे बढ़ेंगे। अगर हेलोजेंस को देखते हुए इसका नाम हम लिखने के लिए अगर हेलोजन पे कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम शुरू होगी। जैसे मान लेते हैं एक ग्रुप कुछ इस तरीके का दिया हुआ है और यहाँ पे एक हेलोजन आ गया। बेसिकली आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर उसी बच्चे का तैयार होगा जो बच्चा पीछे के सारे लेक्चर अगर आईयूपीएसी का केवल अटेंड किया हो उसी को अच्छे से हो सकता है। आईयूपीएसी से हर साल एक क्वेश्चन आएगा। अगर इसके बारे में हम काउंटिंग करेंगे या नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, ये 3 और 4। इसका जब भी अगर हम नाम लिखते तो लिखते 3। वेट करेंगे जरा एक बार, ठीक है। जैसे अगर इसका नाम लिखते हैं हम तो इस मॉलिक्यूल का अगर मुझे नाम लिखना होता तो मैं लिखता 3 हेलो। एक्चुअली एग्जैक्ट इसका नाम अपने को पता नहीं है तो लिखेंगे 3 हेलो और इसके बाद इसका नाम अगर हम लिखते तो लिखते ब्यूटेनामाइड। मैं सबके 2-2 4-4 एग्जांपल करूंगा, आप देखते रहें। जब मैं पूछूंगा कोई डाउट है तो जरा बताना, अभी तो आप बस देखते चलो। इसका नाम है 3 हेलो ब्यूटेनामाइड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम इसके बाद जो है नेक्स्ट थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं हम। ये एग्जांपल थोड़ा एक अगला जो लिख रहा हूँ ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है हेलोजन को लेके। इस एग्जांपल में प्रॉब्लम ये है कि लगेगा अमाइड जैसा है लेकिन ये अमाइड नहीं है। देख लें जरा साहब, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो काउंटिंग जब हम करेंगे तो अब हमें देखना है इसकी काउंटिंग। तो हमें यहाँ से 1, ये 2, ये 3, 4 और 5। यहाँ पे ये पूरा फंक्शनल ग्रुप अब एक सेट नहीं है। एक सेट का मतलब हुआ ये अमाइड नहीं है। अमाइड का फॉर्मूला ऐसा होता है बीच में कोई और ग्रुप ना हो। यहाँ पे बीच में एक कार्बन आ गया। सिंस बीच में कार्बन आ गया है तो ये ग्रुप एक अलग है। इस ग्रुप का नाम हमें पता है अमाइन है। इस ग्रुप का केवल नाम है अमाइन, जो इस तरीके से लिखते हैं इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक के टाइम में इसको हम ऐसे लिख रहे थे। उधर जा रहा था तो लिगेंड हो रहा था, ये ऊपर वाला इनऑर्गेनिक में लिगेंड है, नीचे वाला इस तरीके से नाम लिखेंगे। इस मॉलिक्यूल का नाम अब ब्रोमो है और इसका नाम कीटो है, केवल और केवल इसका नाम कीटो है। तो ऐसे वाले केस में काउंटिंग हम अल्फाबेटिकल करेंगे और नाम उसके हिसाब से लिखेंगे। जैसे इसका नाम हम लिखते तो लिखते 1 एमिनो, 4 ब्रोमो, 2 कीटो, जो भी इस तरीके से लिखते और पेंटेन लिखते हैं एज इट इज इसका नाम लिखते और कोई इसमें चेंजेस करने की जरूरत हमको नहीं थी। नेक्स्ट जरा सा हम देखेंगे और आगे अगर एग्जांपल्स, तो जैसे एक एग्जांपल ये है कि अगर यहाँ पे कहीं एसिड आ गया और यहाँ पे कहीं अगर हेलोजन आ गया, जैसे हेलोजन का मतलब क्लोरीन अगर आ गया, तो ऐसे केस में पीएफजी टेबल की बहुत जरूरत है। सिंस पीएफजी टेबल में थोड़ा यहाँ पे मैं 2-3 बार बोलूंगा क्योंकि मैंने कई बच्चों की कॉपी चेक करी है और मैं जानता हूँ गलती कहाँ हुई है। पीएफजी टेबल में काउंटिंग जब इसको लेंगे तो ये सीनियर है और जब ये सीनियर होगा तो इसका नाम होता है वहां पर ओइक एसिड और ये जूनियर है। सिंस ये मॉलिक्यूल जूनियर होने की वजह से इसका नाम केवल और केवल क्लोरो होगा और ये प्रीफिक्स जैसा ट्रीट करेगा। इसमें कोई लफड़ा ही नहीं है, केवल प्रीफिक्स जैसा ट्रीट करेगा और नाम लिखेंगे तो 1, 2 और 3। प्रॉब्लम थोड़ा यहाँ पे है, चलो देखना इधर क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी बच्चे ने ऐसा मॉलिक्यूल अगर लिया तो इस केस में यहां से काउंटिंग होती है। यहां से काउंटिंग मतलब हुआ कि ये मॉलिक्यूल पूरा आर है और ये पूरा पोर्शन सी है, ये सी है तो आर प्लस सी है। लेकिन इसमें काउंटिंग करेंगे तो यहां से काउंटिंग करते हैं, इसको कंसिडर नहीं करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? जब भी हम स्पेशल नेम लिखते हैं, जैसे इस मॉलिक्यूल का स्पेशल नेम मैं इधर जरा लिख के दिखा रहा हूं, जरा देखें आप। इसका नाम है 3 क्लोरो और नाम है साइक्लोहेक्सेन। 1 कार्बोक्सिलिक या केवल कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है। जबकि इस मॉलिक्यूल का नाम अगर हम लिखेंगे तो इस मॉलिक्यूल का केवल नाम है ब्यूटेनोइक एसिड। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि स्पेशल नेम में हम इस COOH को ऐड नहीं करेंगे काउंटिंग में। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, ये ऐड नहीं करेंगे। और हेलोजन हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, बार बार हम हेलोजन के बारे में ही बात करेंगे। एक बात ये, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसे जब हम ऐड नहीं करेंगे तो ये गया कहाँ, ये यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी में आएगा कार्बेल्डिहाइड, किसी में आएगा किसी तरह जैसे मान कार्बोक्सिमाइड, ऐसे नाम आएंगे, ठीक है। बहुत सारा कार्बोनाइट्राइल इस तरीके से नाम आएगा। तो स्पेशल नेम में हम कार्ब यूज करते हैं जबकि नॉर्मल में हम ऐसे यूज करते हैं। स्पेशल नेम हम कब लगाएंगे, तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, स्पेशल नेम हम उस एटम के लिए लगाएंगे जो टर्मिनेटिंग ग्रुप हो। टर्मिनेटिंग ग्रुप वो होता है जिसके पास खुद का दिया हुआ कार्बन हो। जैसे COOH, मैं थोड़ा यहाँ हिंट में छोटे छोटे में लिख रहा हूँ। जैसे देखिए अब COOH, CHO देख सकते हैं आप, CN देख सकते हैं आप, CONH2 देख सकते हैं आप। लेकिन जरा देखो ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि इसकी 2 वैकेंसी है। आप देख सकते हैं ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि इसके पास एक तो वैकेंसी है लेकिन इसके पास कार्बन नहीं है। ये टर्मिनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो टर्मिनेटिंग ग्रुप इस तरीके से और भी हो सकते हैं। जैसे ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है COOR, ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है। टर्मिनेटिंग ग्रुप वो है जहां से खुद की काउंटिंग स्टार्टिंग में 1 हो और हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे हो। गिने चुने 5-6 ही होते हैं बस।
और वो जब पीएफजी टेबल में आएंगे तो सीनियर होते हैं। और वैसे तो सबसे ज्यादा सीनियर हमारा एसिड है, उसके अकॉर्डिंग काउंटिंग होगी, सब कुछ उसके हिसाब से करेंगे। हेलोजन जो हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं, हेलो लेकिन नाम है, ये हमेशा और हमेशा टर्मिनल पे, सेंटर में, कहीं पे भी आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम एज इट इज फॉलो करेंगे, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट जरा सा आगे बढ़ते हैं एक बार चीजों को थोड़ा सा और देखने के लिए। हाइब्रिडाइजेशन जरा सा देखने एक बार, एक कंसेप्ट ये भी थोड़ा क्या है। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूं तो इसके लिए एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन को लेके ये वर्ड नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा पहले जो समझाना चाहता हूं वो जरा सा देख लेते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल लिखा हुआ हो, ज्यादातर क्वेश्चन इससे नीट में आए हुए हैं और बोर्ड में आते हैं। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, बोलेगा ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट नंबर ऑफ कार्बन थर्ड या फोर्थ का, ऐसा करके पूछता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताएं एग्जैक्ट क्या है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, इसको पूरा एक्सपेंड करके ऐसे लिख देना है, हाइड्रोजन को केवल लाइन इंडिकेट करना है, बाकी उसका कोई काम नहीं है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे और हम इस तरीके से देख लेंगे। सिंस इस मॉलिक्यूल के पास केवल 4 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। लोन पेयर ध्यान रखना है क्योंकि देखो हमारे पास टाइम कम है, तो सीधा सीधा हम ध्यान रखेंगे। ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, ग्रुप 16 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली के पास 2 लोन पेयर, ग्रुप 17 दैट इज हेलोजन फैमिली, उसके पास 3 लोन पेयर। ये लोन पेयर की वैल्यू है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो सिग्मा सिग्मा और एक पाई है। इस कार्बन के पास टोटल 1 और 2 और 3 सिग्मा है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन केवल sp2 होगा। इसके पास भी केवल 3 सिग्मा है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री का मतलब हुआ शेप में, साइज में, एंगल में, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं होगा। इस मॉलिक्यूल का भी sp3 एंगल होगा, इसका sp2 हमने लिख दिया है। यहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई है। एक बार तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा सिग्मा है, तो ध्यान रखना बीच का ही सिग्मा हो सकता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है। सिंस इसमें 2 सिग्मा है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और इसमें भी इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। वन सेकेंड एक बार रिपीट कर रहा हूं जरा सा, देखिए आप, sp है, इसका भी sp है, फिर sp3 है, sp2 है और sp2 है। प्रॉब्लम इस एग्जांपल में नहीं है, प्रॉब्लम इस वाले एग्जांपल में। जब भी किसी मॉलिक्यूल में, जरा प्लीज यहां देखेंगे, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन के आ जाए, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे, या किसी मॉलिक्यूल में कहीं ऐसा स्ट्रक्चर बन के दिखाई दे हमें, सी इसको एज्यूम कर लेते हैं, CH2 पे माइनस, ऐसे का मतलब क्या दिखाई दे रहा हमें, जब भी किसी कार्बन पे, जब भी किसी कार्बन पे इस तरीके का दिखाई दे, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे कोई भी एटम, एटम पता नहीं अपने को तो हम G लिख लेते हैं, कोई भी एटम जिसके पास लोन पेयर हो, या कोई ऐसा एटम जिसके पास कंजुगेटेड माइनस लगा हुआ हो, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे लोन पेयर या डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे माइनस साइन हो, तो ऐसे केस में ध्यान रखना है कि इसी एटम का, ध्यान रखना है इस एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन केवल आपसे पूछेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा। अभी इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा, जरा देखो आप, CH, इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं और एक लोन पेयर है, तो बच्चे को लगता है एक लोन पेयर और 3 सिग्मा, तो लिखता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि गलत है। इसका करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन रेजोनेंस होने की वजह से, हम रेजोनेंस हमने थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया है, रेजोनेंस होने की वजह से ये मॉलिक्यूल ऐसा हो जाएगा, CH2 पे माइनस और CH और डबल बॉन्ड NH2 पे प्लस। अब इस मॉलिक्यूल में हमें दिखाई दे रहा है कि एक सिग्मा है, एक पाई और 2 पीछे सिग्मा है। ये जो 2 हाइड्रोजन बने हुए वो वास्तव में ऐसे बने हुए हैं, ये 2 हाइड्रोजन ऐसे बने हुए हैं, तो 2 सिग्मा यहाँ हो गया, तो टोटल 3 सिग्मा की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। वन सेकेंड एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे लोन पेयर या डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे अगर माइनस साइन आ जाए, तो ऐसे केस में जो हाइब्रिडाइजेशन अगर आपने कंसिडर किया होगा वो ना आके कुछ और आ जाएगा, और ऐसे केस में लोन पेयर जो होगा वो हाइड हो जाएगा, इसीलिए उसका नाम होता है लोन पेयर डीलोकलाइज, वो दिखाई नहीं देगा आपको। इसके बाद इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो इस एग्जांपल में ये CH2, ये माइनस इधर से आएगा क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो लिखेंगे हम माइनस, ये CH, ये डबल बॉन्ड, C पे 2 हाइड्रोजन लिख देता हूँ और प्लस एक सिग्मा आप देख सकते हैं पाई, और ये सिग्मा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो sp2 होगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है, तो हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ गलती होती है जिसको जरा मैंने समझा दिया है। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं, जरा उनको देख लेते हैं, जैसे विनाइलिक विनाइलिक इस तरीके से कुछ टर्म आते हैं, जरा इनके बारे में एक बार देखते हैं क्या है टर्म्स। ये हाइब्रिडाइजेशन के 2-3 क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा एक बार पहले डिग्री देख लो, पहले ये डिग्री क्या है। डिग्री में 3-4 क्वेश्चन जरा बताता हूँ, उसको ध्यान से देखना है, फिर आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है CH3 CH2X, CH3 CH3X, यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 और ये हाइड्रोजन, ये CH3 और X, यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 CH3
CH3 और X। जिस हैलोजन की आपसे डिग्री पूछेगा, ध्यान रखना है, मैं 1 सेकेंड एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिस हैलोजन की डिग्री पूछेगा हम देखेंगे वो किस कार्बन से कनेक्ट है। जिस कार्बन से कनेक्ट होगा ये कार्बन अब हमें लेना है। जहां पे हैलोजन कनेक्ट होगा उस कार्बन को हमें कंसिडर करना है, उस कार्बन को देखना है वो कहां पे कंसिडर ऐड है। अगर ये कार्बन केवल वन साइडेड एक अनदर कार्बन से लिंक होगा तो हम बोलेंगे ये प्राइमरी है। अगर ये कार्बन दो अदर कार्बन से लिंक होता तो बोलते सेकेंडरी है। जैसे ये कार्बन यहाँ पे हैलोजन यहाँ लिंक है और ये कार्बन दो अदर कार्बन से लिंक है तो हम बोलेंगे सेकेंडरी। जल्दीबाजी में बच्चा आता है और इसको भी लिखता है कि टर्सरी है, लेकिन गलत है क्योंकि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंडरी है। सेकेंडरी के बारे में एक बार 1 सेकेंड एक बार रिपीट कर रहा हूँ, केवल हम एनसीईआरटी के लिए बोल रहे हैं सारी बातें। ये सेकेंडरी या प्राइमरी या टर्सरी वो है जिस हैलोजन को हम कंसिडर करना चाहते हैं वो हैलोजन देखेंगे कहाँ लिंक है। अब उस कार्बन को हम देखेंगे, अगर वो कार्बन केवल वन साइडेड लिंक होगा तो बोलेंगे प्राइमरी है, दो अनदर कार्बन से लिंक होगा तो सेकेंडरी है, थ्री अनदर कार्बन से लिंक होगा तो टर्सरी है। इससे ज्यादा वो लिंक नहीं हो सकता है। क्वाटरनरी कभी भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक साइड से हैलोजन लगा हुआ है, ऑलरेडी एक साइड से हैलोजन लगा हुआ है। और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूल भी हमारा कैसा है, टर्सरी। इसी तरीके से दो तीन रिंग में एग्जांपल देखेंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है इस तरीके का बना हुआ और यहाँ पे हैलोजन लगा हुआ है तो हम देखेंगे इस कार्बन के बारे में हम बात करेंगे। ये कार्बन सिंस एक यहाँ कनेक्ट है और यहाँ कनेक्ट है तो हम बोलेंगे सेकेंडरी। इसी तरीके से एक ये देखते हैं जरा सा, इस तरीके से बना हुआ है तो ये कार्बन के पास हैलोजन यहाँ लिंक है, मतलब ये कार्बन यहाँ पे देखेंगे, ये कार्बन केवल वन साइडेड लिंक है तो बोलेंगे प्राइमरी है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल थोड़ा ये देखते हैं। अगर इस तरीके का लगा हुआ है तो ये हैलोजन अब हमारा टर्सरी है क्योंकि इस कार्बन के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो ये वन साइडेड है किधर, सेकंड साइड इधर और थर्ड साइड इधर है तो बोलेंगे ये टर्सरी है। तो डिग्री ऑफ हैलोजन इज नथिंग, एक वर्ड में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस कार्बन पे डिपेंड करता है जहां पे वो हैलोजन लिंक है। अगर वो कार्बन जितने जगह जहां जहां लिंक होगा उसके बारे में उसकी डिग्री डिफाइन होगी। अगर वन साइडेड लिंक है तो प्राइमरी, दो साइड लिंक है तो सेकेंडरी, थ्री साइड लिंक है तो टर्सरी। लेकिन एक एग्जांपल थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा हम देखने वाले हैं। इसकी कोई डिग्री नहीं है, जरा प्लीज यहाँ देखना है। इस एग्जाम्पल की कोई डिग्री नहीं है क्योंकि जैसे ही यहाँ से x बाहर निकला होगा तो जैसे ही x यहाँ से बाहर निकलेगा, माइनस साइन लगा हुआ है तो ये CH3 प्लस होगा, जिसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हमें अच्छे से पता है ऐसा होगा, ऐसा होगा। इस मॉलिक्यूल की कोई डिग्री नहीं है क्योंकि ये हैलोजन यहाँ तो लिंक है लेकिन ये कार्बन कहीं और है ही नहीं लिंक, कहीं लिंक नहीं है, तो इसके बारे में हम कोई डिग्री डिफाइन नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना इसकी कोई डिग्री नहीं है। इसको CH3X या CH3 प्लस भी बोलते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। एक कंसेप्ट ये था। सेकंड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, थोड़ा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। एक वर्ड है विनाइल। विनाइल वर्ड थोड़ा सा आपको समझाता हूँ क्या है। अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा हो, किसी भी दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर वो एटम अब डायरेक्ट किसी हैलोजन से कनेक्ट है तो ऐसे केस में, जरा प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई बोर्ड में 3 टाइम्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, ड्यूरिंग लेक्चर भी मैंने रिकॉल करवाया है, लेकिन एक बार और बोल रहा हूँ, इस बार भी पेपर में आया था, बहुत बच्चों ने इसकी गलतियां करी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें लोन पेयर जैसे देखो एक यहाँ पे है, एक लोन पेयर यहाँ पे है और एक लोन पेयर यहाँ पे है। इस ग्रुप का नाम है विनाइल। विनाइल इसको बोलते हैं, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे एक वैकेंट, इसका नाम है विनाइल। तो अगर कोई यहाँ पे हैलोजन लग जाएगा तो इसका नाम विनाइल क्लोराइड हो जाएगा या विनाइल हैलाइड हो जाएगा या विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। एक ही नाम है, विनाइलिक हैलाइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल हैलाइड, सब अलग अलग नाम नहीं है, एक ही है। अब इसमें प्रॉब्लम है कि ये रेजोनेंस भी बनाता है, देख सकते हैं आप, डबल सिंगल लोन पेयर है। जब भी किसी मॉलिक्यूल में डबल सिंगल लोन पेयर होता है तो रेजोनेंस होता है, तो एक यहाँ रेजोनेंस होगा और ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर आ जाएगा। रेजोनेंस होने की वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से इस पे माइनस, और जरा प्लीज यहाँ देखेंगे डबल बॉन्ड X और ये ऑलरेडी पहले से लोन पेयर है और यहाँ प्लस आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो जरा सा है। बुक्स में लिखा होता है ड्यू टू PDCH, जरा ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा हुआ है बुक्स में, लिखा हुआ है ड्यू टू PDCH। ये हैलोजन कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, ये हैलोजन यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। PDCH का बस मतलब इतना होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इजी वर्ड में रेजोनेंस। इजी वर्ड में क्या है, रेजोनेंस। डबल बॉन्ड के जस्ट सामने अगर हैलोजन कभी भी आ जाएगा तो ऐसे केस में उस हैलोजन को निकालना बहुत टफ टास्क होगा। हमने ये SN1 SN2 में जब आप देखेंगे रिएक्शंस में हमने वहां पे लिखा था, लेकिन दोबारा एक बार रिकॉल करा रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आपको आए। जब भी कोई हैलोजन किसी डबल बॉन्ड के कंजुगेटिव के पास, या अभी एक और लिखूंगा एरोमेटिक कंपाउंड, उसके पास अगर आता है तो ऐसे केस में वो हैलोजन को हम निकाल नहीं सकते हैं, निकालना और टफ है, इसलिए वो मॉलिक्यूल SN1 और SN2 बहुत कंफर्ट में नहीं रखेगा अपने आप को। इसलिए बुक्स में लिखा हुआ ड्यू टू PDCH, ये मॉलिक्यूल जो होगा SN1 इसका स्लो होगा, बुक्स में लिखा हुआ है इसका SN2 भी स्लो होगा, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें लिखी रहती है। सिमिलर एक मॉलिक्यूल ये है, जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। इस मॉलिक्यूल में भी यही सेम चक्कर है, जरा देख लो आप।
अगर ये मॉलिक्यूल डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसमें भी सेम काम हो रहा है, रेजोनेंस इसी तरीके से हो रहा है, पीडीसीएच हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें भी सेम फंक्शन है, डबल सिंगल और लोन पेयर, डबल सिंगल और लोन पेयर हमें दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल अगर हम इसको एज्यूम करें, थोड़ा देखना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो हमने उठाया था वहां से। अगर इस तरीके से किसी बच्चे ने लिखा है यहाँ पे एक्स, तो अभी ये एक्स यहाँ से इजीली बाहर निकलेगा, क्योंकि अभी इसका कोई रेजोनेंस से लेना देना ही नहीं है। रेजोनेंस डबल सिंगल लोन पेयर में होता है, रेजोनेंस डबल सिंगल सिंगल लोन पेयर में नहीं होता है, यहाँ होता है। तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल में इसमें पीडीसीएच काम करेगा, इसमें पीडीसीएच काम करेगा, इसमें पीडीसीएच नहीं है, इसीलिए बुक्स में लिखा होगा प्राइमरी एरोमेटिक हेलाइड। ये बेसिकली इस तरह का लिखा हुआ है, लेकिन ये एल्काइल हेलाइड ही है, या एलिफेटिक मॉलिक्यूल ही है, एलिफेटिक ही है। ये वाला मॉलिक्यूल जो होगा इजीली SN1 फास्टर देगा एज कंपेयर टू इस मॉलिक्यूल जो ये बना हुआ है, इसके कंपेयर में। कौन सा मॉलिक्यूल है ये? हेलोएरिन है, ठीक है, इसका नाम हेलोएरिन है, इसके कंपेयर में इजीली देगा, क्योंकि इजीली एक्स को बाहर कर पाएगा और ये बाहर यहाँ से नहीं कर पाएगा। तो एक वर्ड ये था विनाइल। फिर इसी तरीके से एक वर्ड है एलाइलिक। जरा एलाइलिक वर्ड आपको समझाता हूँ, एलाइलिक क्या है। एक वर्ड आता है एलाइलिक। एलाइलिक वर्ड कुछ नहीं है, इसको हमने एल्काइन नाम के चैप्टर में किया था, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा लिख रहा हूँ, देखिए आप क्या है। अगर इस तरीके का कोई ग्रुप आ जाए तो इसको हम बोलते हैं एलाइलिक सब, एलाइलिक पोजीशन पे। यहां से यहां तक का नाम है एलाइल। इसका एलन के मॉड्यूल में एलाइल नाम होता है, और किसी अच्छी कोचिंग में देखेंगे तो एलाइलिक नाम होता है। अलग अलग कोचिंगों में अलग अलग नाम है, एलाइलिक नाम है। तो यहाँ पे अगर कोई ग्रुप लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एलाइलिक ग्रुप। जैसे अगर आपने यहाँ पे OH ग्रुप के जगह पे लगा दिया, बाकी एटम सारा कॉमन है, तो इसका नाम होगा एलाइलिक एल्कोहल। जैसे एलाइलिक एल्कोहल का अगर आप मेरे से फॉर्मूला पूछेंगे तो होगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और OH। इसी तरीके से कोई और ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा तो नाम होगा एलाइलिक। यानी ये जो पोजिशन है, बेसिकली ये जो पोजिशन है ये एलाइलिक कार्बन है। इस पोजिशन का नाम बुक्स में लिखा होगा एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन है क्या है, मैंने आपको समझा दिया। एलाइलिक कार्बन वो है sp2 के जस्ट सामने CH2 अगर आ जाए जो sp3 में हो, अल्फा पोजीशन पे हो, sp3 हो और उसके पास एक कोई ग्रुप लगा हो, तो इसको बोलेंगे एलाइलिक ग्रुप। तो ये कुछ इस तरीके की हैं बातें जो हमने थोड़ा आपको देखा है और दिखाया यहाँ पे। अब IUPAC नोमेनक्लेचर के थोड़ा 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ जो थोड़े प्रीवियस सेस में पूछे हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन प्रीवियस सेस में ये पूछा हुआ है, देखें थोड़ा, CH2Cl बोर्ड में जो पूछा हुआ है बस हम वही कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरे बोर्ड के हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है Br। अब ऐसे केस में हमारे पास दो चॉइस है, मैं जरा दोनों बना के आपको दिखा रहा हूँ। एक चॉइस है कि हम इधर से काउंटिंग कर लें, और एक चॉइस हम इधर से काउंटिंग कर लें। वैसे मैं दोनों साइड से कहीं काउंटिंग करूंगा तो जरा देखो, सम रूल कॉमन आएगा। मैं इधर थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, सम रूल कॉमन आएगा। दोनों में प्रॉब्लम बस इतना है कि अल्फाबेटिकल हमें देखना पड़ेगा। तो अल्फाबेटिकल देखेंगे तो ये वाला रूट सही है और ये वाला रूट हमारा गलत है, तो नीचे वाला रूट हम फॉलो करेंगे और इसका एग्जैक्ट नाम होगा 1 ब्रोमो और 4 क्लोरो, इस तरीके से नाम होगा 4 क्लोरो। बाकी इसमें 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट और लिखेंगे यहाँ पे 2 इन। क्या नाम होगा इसका? ब्यूट 2 इन। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल ये है, ये भी प्रीवियस में पूछा हुआ है, सी और यहाँ पे लिखा हुआ है Br। तो ऐसे केस में जब हम काउंटिंग करेंगे तो हमें ऐसे काउंटिंग करना पड़ेगा 1 2 3, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, बाउंडेशन नहीं है। तो हमने इधर काउंटिंग कर लिया और नाम लिखेंगे तो 1 ब्रोमो जो हमने केवल बी लिखा है, और 2,2 डाई मिथाइल नाम लिखते जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे, 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो यहाँ लिखेंगे प्रोपेन। 3 कार्बन है तो यहाँ पे प्रोपेन लिखेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा मैं आपसे पूछूंगा, जरा सा आप लोग करके बताएंगे, और किसी का अगर हो जाए तो मुझे जरा व्हाट्सअप करना, ठीक है, ताकि पैरेलल भी हम लोग ये सब क्रॉस वेरीफाई कर लें कि आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरा प्लीज किसी से हो पाए तो जरा बताना, ठीक है। थोड़ा काफी डिफिकल्ट लिख रहा हूँ, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है CBSE में, ठीक है। वैसे तो मैंने सब समझा दिया, लेकिन एक बार मुझे बताना। तो CH2 यहाँ पे लिखा हुआ है, CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। इसका जरा IUPAC नाम लिख के बताएंगे। अगर आप में से कोई इसका IUPAC नाम लिख पा रहा है इजीली या थोड़ा कर पाता है तो मुझे जरा व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, पर्सनली व्हाट्सअप करना है, ग्रुप में नहीं भेजना है, ठीक है। जल्दी करेंगे, थोड़ा जितने डाउट है साथ ही साथ करते चलना है कि टेंशन दोबारा ना हो। मैं नहीं चाहता कि हम लोग फिर से बार बार फंसे। इसी तरीके से बी को एक दिन कॉल करके उनकी भी कमियां पूछनी है। जल्दी करेंगे इसको थोड़ा। एक ये नाम बताएंगे, एक ये भी नाम बताएंगे, ये भी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये 2017 में क्वेश्चन रिपीटेड है। दोनों नाम जल्दी से लिख के जरा मुझे व्हाट्सअप करेंगे।
जो लिख पाए थोड़ा अर्जेंट फॉरवर्ड करें। जल्दी करो यार, क्वेश्चन नहीं कर पा रहा तुम। मेरा इंटरनेट चल रहा है, चल तो रहा है। एक का आंसर आया है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। एक बच्चे का सही आंसर। जल्दी करेंगे। किसी एक का बस हमारे पास अंशुल का आंसर आया, वो बिल्कुल सही है, बाकी लोग आंसर अभी तक कुछ आया नहीं है। देखो गलत सही करो, मैंने आपको पर्सनली, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, कल मैं बहुत टेंशन में था, मैंने सबको पर्सनली कॉल किया। नंबर तो आपको बताऊंगा नहीं, नहीं तो आपके होश उड़ जाएंगे इस बार, ठीक है। मैंने जानबूझ के सबको फिर कॉल किया और एक एक बच्चे से पूछा। एक बच्चे ने बताया, वो गलत आंसर आ गया। रंजन गलत हो गया। तुम लोग करो, नंबर मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने देखा था यार, मुझे बहुत शर्म फील हुआ और बहुत गिल्ट फील हो गया, मैंने दोबारा उसे किया था। हाँ, बहुत बढ़िया। किरणजोत का बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट का आंसर किरणजोत का सही है, सेकंड गलत है। मैं करता हूँ, मुझे लगता है करना चाहिए, लेकिन तुम लोग क्या करो यार, बैठने के लिए थोड़ी ना आते हो, स्कूल में भी नंबर कम आते हैं आपके। पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेहनत करना चाहिए आपको। देखते हैं जरा से क्या होगा। काउंटिंग तो मुझे यहीं से करना है, ये बात एकदम मुझे अच्छे से पता चल रहा है। गलत कर दिया फिर से बच्चे ने। पहले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देख लिया करो यार तुम लोग। हाँ, ये दूसरा भी अंशुल का सही है। तुम लोग करो थोड़ा सा दूसरा, तो गलत है, तो दूसरा भी गलत हो गया। दूसरा अंशुल का भी गलत है। देखो पहला मैं करता हूँ एक बार। काउंटिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3, प्लीज जरा यहाँ देखेंगे सब लोग, 4 5। मैंने जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिखा था कि अब एकदम फंसने वाले हूँ, फंस जाए। ये 7 8। इसमें प्रॉब्लम ये है, पहले तो एक लड़की ने लिखा ब्रोमो, या लड़की ने एक क्वेश्चन मेरे को आंसर भेज के भेजा ब्रोमो। ब्रोमो तो दिख ही नहीं रहा मुझे यार, क्या ऐसा लिख के भेजते हो। ये देखो आइडो, प्लीज थोड़ा यहाँ देखेंगे आइडो। और एक काउंटिंग यहाँ चलेगी, जरा प्लीज देखना है, ब्रांचिंग ब्रांचिंग है, 2 3 4 5 और 6। तो मुझे इसका नाम पहले लिख लेना चाहिए, इस पूरे मॉलिक्यूल का, यहाँ से यहाँ तक इस मॉलिक्यूल का नाम है, जरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 2 क्लोरो, जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, फिनाइल। हमने लिख दिया यहाँ पे 2 क्लोरोफिनाइल, अपनी मर्जी से लिख दिया, इसका नाम है। अब यहाँ पे सी लेटर से स्टार्ट है और यहाँ पे आई लेटर से स्टार्ट है, तो अल्फाबेटिकल में सी पहले आता है, तो लिखेंगे 2 क्लोरो। ये टू अंदर है और ये वाला टू है, तो 2 क्लोरोफिनाइल, जरा प्लीज यहाँ देखेंगे। और 1 आइडो, बाकी ऑक्टेन हम लिख लेंगे, बाकी हम ऑक्टेन लिख लेंगे। और इसका नाम ऐसे काउंटिंग प्रिवेसेस में किया हुआ होगा, और इसका शायद नाम होगा 2 3। जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इसका नाम होगा। सर आपको कैसे पता चला ये नाम होगा, क्योंकि क्लोरीन जो होगा इसका डायरेक्ट लिंक है इस मॉलिक्यूल से। क्लोरोबेंजीन इस मॉलिक्यूल का रियल नाम है। 2 3, ये 1 जो लिखा हुआ है 1 क्लोरो, और 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन। ये भी नाम तो ठीक ही लग रहा है मुझे, एक बार जरा रुक जाओ देखने दो। 1 2 3 4, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन उसने, अच्छा ठीक है, हाँ ये नाम भी सही है, 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन भी ठीक है, और ये 2 3 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी सही है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन भी सही है, दोनों नाम सही है। नेक्स्ट जरा सा आगे थोड़ा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जिसको आपको अगेन बताना है। नेक्स्ट एक आईयूपीएससी का और क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं जरा डाइपोल मूवमेंट आपको जरा एक समझाऊंगा, क्योंकि वहां गलतियां भी करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, और मैंने देखा है आपकी क्लास में। जरा देखेंगे, लिखा हुआ CH3 CH2, जरा यहाँ देखना है CH3, और यहाँ पे कुछ और ग्रुप लगा लेते हैं, चलो Br लगा लेते हैं। इसका आईयूपीएससी नाम लिख के बताना है जल्दी से, इस मॉलिक्यूल का आईयूपीएससी नाम लिख के बताना है।
एक इस मॉलिक्यूल का नाम लिखना है, एक इस मॉलिक्यूल का नाम लिखना है। बाकी तो कर ही लेंगे आप, एनसीईआरटी में इजी है। जल्दी इन दोनों करके भेजेंगे, फिर हम SN1 वगैरह थोड़ा एक बार ध्यान से समझेंगे, फिर रिएक्शन एक बार हम पहले हम लोग पूरा रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उनकी समरी की जगह बना लेंगे कि क्या हमें याद रखना है, मतलब क्या आपको याद रखना है बोर्ड के लिए। लेकिन पहले एक बार हम पूरा ध्यान से अच्छे से देखेंगे ताकि एग्जैक्ट हमें ध्यान रहे। ऊपर वाले मॉलिक्यूल का एक ने भेजा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। एक लड़की ने भेजा, बिल्कुल सही आंसर है इसका। हाँ, 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन, एक बाहर भी 2 और अंदर भी 2 ब्रोमोफिनाइल ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे केस में काउंटिंग जरा मैं एक बार करके दिखाता हूँ सर, मुझे लगता है कि करना चाहिए पैरेलल। 1 2 3 4, लेकिन एक काउंटिंग इधर भी चल रहा होगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना काउंटिंग इधर भी चल रहा होगा। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का जरा जल्दी से नाम बताएंगे, इस मॉलिक्यूल का जरा जल्दी से नाम बताना है आप। नीचे वाला मॉलिक्यूल का नाम बताना है जल्दी से, क्या होगा? हाँ बहुत बढ़िया, गौरी का आंसर सही है ये। रमनदीप का भी आंसर बिल्कुल सही है। नहीं, गलत हो गया, किरणजोत से आंसर ये गलत है। हाँ बहुत बढ़िया। थोड़ा प्लीज काउंटिंग के वक्त थोड़ा ध्यान रखा करो, मैं जानबूझ के प्रैक्टिस थोड़ा करवा रहा हूँ आपको साथ साथ। देखो जरा काउंटिंग इधर ही चलेंगे, और इसका नाम जब होगा 1 ब्रोमो लिखना पड़ेगा। जिसने भेजा था वो सबने सही भेजा है, ऑलमोस्ट एक बच्ची ने बस काउंटिंग में थोड़ा गलत कर दिया है, वैसे इसका काउंटिंग होगा। जरा देखो काउंटिंग इसका होगा एग्जैक्ट, काउंटिंग इसका जरा देखते हैं। अगर हम 1 ब्रोमो लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं इसलिए जानबूझ के थोड़ा ऐसा लिखा था ताकि आप समझ पाए अपनी गलती को। और एग्जैक्ट इसकी काउंटिंग हम ऐसे करेंगे, और यहाँ पे लगा हुआ Br, तो यहाँ से 1, ये पूरा सेंटर 2, ये 3, और हमें इसका नाम लिखना पड़ेगा 3 ब्रोमो। और हम लिखेंगे यहाँ पे 2 मिथाइल, इस तरीके का जो लगा हुआ है, और प्रोपोनिन, या केवल प्रोपिन भी लिख सकते थे, कोई बाउंडेशन नहीं था, प्रोपोनिन। ठीक है, जरा प्लीज थोड़ा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है और बहुत बार गलतियां होती हैं। आपके एनसीईआरटी में एक हेडिंग लिखा होगा नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जरा मुझे ये समझाना है, जरा सा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो कोई भी मॉलिक्यूल दो तरीके का हो सकता है, एक तो CH3 जैसे यहाँ पे F लगा हुआ हो, ठीक है, एक CH3Cl लगा लेते हैं, चलो एक बार CH3 यहाँ पे Br लगा लेते हैं, और एक बार CH3I लगा लेते हैं। जरा एक बार देखो इस एग्जांपल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर पढ़ लेना एनसीईआरटी, ठीक हो जाएगा ये। इसमें दो प्रॉब्लम है, एक ये प्रॉब्लम है कि अगर आप कार्बन को कांस्टेंट रख के हैलोजन चेंज बार बार कर रहे हैं तो ये वाला बनेगा जो एग्जांपल हमने ऊपर बनाया है। अगर आप कार्बन की वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे कार्बन यहाँ पे पहले 1 था, जैसे पहले मान लेते हैं पहले 1 थे, F रख कांस्टेंट कर दिया, फिर 2, फिर यहाँ पे F ले लिया, फिर 3 कार्बन लिया, फिर हमने F ले लिया, तो एक ये केस है। ऊपर वाला जो हमने फर्स्ट केस लिखा है, यानी ये वाला जो केस हमने लिखा है, ये दोनों केस एक ही है। इससे प्रीवियस इसमें पूछा था कि इसका डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो जरा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझाऊंगा ये लाइन, थोड़ा ध्यान से देखना, इसका डाइपोल मूवमेंट कैसे निकाला होगा हमने, क्योंकि डाटा एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन एक्सपेरिमेंट भी कैसे किया होगा वो मैं आपको जरा समझा रहा हूँ। प्रीवियस इसमें पूछा हुआ है कि CH3X कि इसका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर निकालना है। कायदे से डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ऐसा आना चाहिए, थोड़ा प्लीज यहाँ सब लोग देखेंगे, CH3Br और CH3I, ऐसा ऑर्डर कायदे से आना चाहिए, क्योंकि म्यू, डाइपोल मोमेंट का सिंबल म्यू होता है, म्यू मतलब जो लिखा हुआ है डाइपोल मोमेंट लिख देता हूँ। म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q×D। क्यू का मतलब चार्ज है, चार्ज का केवल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सेम चार्ज होते हैं, बस साइन का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम होता है। और डी का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब हुआ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। वैसे ए Q×D दो वैल्यू है, मैं अभी डिस्टेंस जरा समझाता हूँ। डिस्टेंस जरा सा देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस ये लिखा हुआ है कि जैसे अगर कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है, थोड़ा यहाँ देखेंगे, कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन यहाँ पे है और फ्लोरीन यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है इसका।
ये फ्लोरीन यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस है, क्लोरीन यहाँ है तो ये डिस्टेंस है, आयोडीन यहाँ है तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब बेसिकली रेडियस एक तरीके का है, या नंबर ऑफ सेल कंसीडर करते हैं, या क्यू का मतलब बेसिकली चार्ज है। तो कायदे से ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब हम इस मॉलिक्यूल का क्यू निकालेंगे, CH3F का जब हम क्यू निकालेंगे, मैं दोनों साथ साथ लिख रहा हूँ पैरेलल, और यहाँ CH3Cl लिखेंगे, तो जब इसका क्यू निकालेंगे तो इसका क्यू हाई होगा और डी शायद कम होगा, ठीक है, इसका डी कम होगा, डिस्टेंस कम होगा। इसका क्यू देखेंगे तो क्यू होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और इसका डिस्टेंस हाई होगा, इसका क्यू कम होगा और इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन जब ओवरऑल क्यू इंटू डी देखेंगे, जब इसका क्यू इंटू डी देखेंगे दोनों का, तो क्यू इंटू डी इसका बहुत ज्यादा हाई होगा। इसीलिए एनसीईआरटी में जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लिखा होगा, वो पहले में केवल इतना चेंजेस होगा, बाकी लास्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लास्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड ये जो है हमने लिखा है, ये केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th के लेक्चर में मैंने उनके बैचों में पढ़ाया है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमें ये बात थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और रीजन बस मैंने बताया, रीजन अगर आपसे पूछता है, वैसे तो क्लास 11th का ये टॉपिक था, डाइपोल मोमेंट, वहां पे रीजन था, लेकिन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, CH3F में Q की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, डिस्टेंस कम होगा, और CH3Cl में Q की वैल्यू कम होगा लेकिन D ज्यादा होगा, और ओवरऑल प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू डी, यानी चार्ज इंटू जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, Q इंटू डी लिखा हमने, वो जो प्रोडक्ट इसकी निकलेगी वो Cl का ज्यादा होगा, इसीलिए एनसीईआरटी में CH3Cl को सबसे ज्यादा रखेगा, फिर F, देन Br, देन I। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब जरा प्रिपरेशन की ओर जरा चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन। पहले मैं सब समझाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से हम भाग के नहीं पढ़ सकते हैं, और फिर जब सारी बातों को बताऊंगा, यही याद रखना है आपको, देख लेना। अगर हम प्रिपरेशन के बारे में जरा बात करें, तो रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। मैं सारे रिएक्शन भी रिकॉल करूंगा, लेकिन जो जो चैप्टर में आएगा वही वही रिकॉल हम करेंगे। एक रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन। इसके बाद एक रिएक्शन इस पूरे कोर्स में है GR, मतलब हेलोलिकेन में एक सब्स्टिट्यूशन है, एक एलिमिनेशन है, एक GR है, और एक रिएक्शन का नाम है एडिशन रिएक्शन। यही 4 रिएक्शन है जो हेलोलिकेन हेलोरिन्स में है, ठीक है। और कुछ नेमिंग रिएक्शन है जो हम थोड़ा ड्यूरिंग लेक्चर में साथ साथ देख लेंगे, कुछ नेमिंग रिएक्शन है। ये 4 रिएक्शन है, हाँ नहीं ये गलत है, ठीक। देखते हैं जरा सा प्लीज यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, GR और एडिशन। अभी हम केवल सब्स्टिट्यूशन को लेकर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, फिर पूरी बात हमें क्लियर होगी। सब्स्टिट्यूशन में हमारा थोड़ा टाइम लग जाएगा, फिर हम एक एक बार सबको करेंगे, फिर सिनॉप्सिस इनका बना लेंगे। अब जरा देखो, सब्स्टिट्यूशन भी हमारे 2 तरीके के हैं, एक जिसमें न्यूक्लियोफाइल है, अब और एक जिसमें इलेक्ट्रोफाइल है। मैं ये दोनों भी बताऊंगा, पहले ध्यान से देख लो, ठीक है। और कॉपी में भी सारी बातें एकदम रफ कॉपी में लिखना है। न्यूक्लियोफिलिक के अंदर भी 3 रिएक्शन है, जिसमें एक का नाम है SN1, एक का नाम है SN2, और एक का नाम है SNI। हम अभी फिलहाल इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में एनसीईआरटी में यही 2 हैं, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल में, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन आएगा, जनरली ये बेंजीन आता है इसमें, जैसे ये बनेगा क्लोरोबेंजीन, हेलोबेंजीन, ये बनता होगा ये। तो अभी बेसिकली हम ये टॉपिक पहले ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस होता है, फिर हम आगे ये करेंगे। 4 रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, GR, एडिशन। तो हमने एक शुरू किया जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। ये भी 2 पार्ट में, एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अभी तो हम पहले ये वाला करेंगे, फिर फ्री रेडिकल जब आएगा, या फ्री रेडिकल भी साथ ही साथ एक बार लिख देते हैं, एक और होता है जिसका नाम है फ्री रेडिकल, जिसको हम FR बोलते हैं, और इसका बुक्स में नाम लिखा होगा SFR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। S बड़े लेटर में और FR नीचे लिखा हुआ है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम फर्स्ट रिएक्शन के बारे में जरा हम बात करते हैं, देखते हैं। अब जरा हम देखना है न्यूक्लियोफाइल वाला, हम देख रहे हैं, अभी हमने आपको बताया न्यूक्लियोफाइल वाला हम देख रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल का देख रहे हैं, इसलिए इसका बुक्स में नाम लिखा हुआ है SN1। 1 का मतलब लिखा हुआ है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, मॉलिक्यूलरिटी मतलब इसकी वैल्यू 1 आती होगी। N का मतलब न्यूक्लियोफाइल रिप्रेजेंट कर रहा है, और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक को हटा के खुद आके वहां बैठ जाना, बस। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा एक कोई मॉलिक्यूल कायरल लेंगे, जैसे हमने एक R यहाँ पे लगा लिया, और अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी एक एटम जो आपको अच्छा लगता हो उसको एक वेज पे रख लो, जैसे मैंने यहाँ पे एक D रख लिया, और कोई एक एटम जो आप डैश पे रख लो। डैश का मतलब होता है पीछे, और वेज का मतलब होता है आगे, और यहाँ पे हेलोजन लगाएंगे क्योंकि इस चैप्टर का नाम है एल्काइल हैलाइड। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा हीट लेगा, या थोड़ा सा ये मॉलिक्यूल जो है एनर्जी लेगा, हीट लेगा, एक ही बात है। तो यहाँ से ये हेलोजन बाहर निकलेगा, और जब ये हेलोजन बाहर निकलेगा तो इसको बुक्स में लिखा होगा IDS। IDS एक ऐसा स्टेप है जहां पे रिएक्शन बहुत स्लो स्टेप में हो जाता है। IDS क्या है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप पढ़े या नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेलोजन बाहर निकलेगा, बहुत स्लो प्रोसेस होगा, यहाँ पे रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी। जब भी रिएक्शन स्लो होगा तो 2 ही रीजन होगा, या तो उस मॉलिक्यूल में कुछ नया आके तेजी से ऐड हो रहा हो,
और धीरे धीरे कुछ वहां से बाहर हो रहा हो, बहुत धीरे धीरे वहां से कुछ बाहर हो रहा हो। जैसे यहाँ से हेलोजन बाहर निकलेगा तो यहाँ बनेगा एक C पे प्लस और R ऑलरेडी है, और यहाँ पे D, जरा प्लीज थोड़ा देखना है, फिर हम कंपेयर करेंगे सारी बातों को। D और डैश डैश H आ जाएगा। इस मॉलिक्यूल में इस कार्बन का, सेंटर के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और यहाँ पे हम ये कार्बोकेटायन बना रहा है जो एक इंटरमीडिएट है। इधर में ये sp3 है जो एक टेट्राहेड्रल है। इसके बाद यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा ध्यान रखना है, जरा प्लीज यहाँ देखना, एक वीक न्यूक्लियोफाइल लेना है। वैसे तो मैंने जब पढ़ाया था तो टेबल पे बनवाया था, सफलता की सनक इंडिया और हॉलैंड की आजादी, ऐसे करके मैंने बढ़िया सा पोएम बताया था कि आप याद कर लें और काम चल जाए। अगर आप सब कुछ खा पी के बैठ जाते हैं, याद नहीं रहता, तो दो न्यूक्लियोफाइल याद रखना है, ROH और H2। ज्यादातर SN1 में यही कोर्स में रहता है। SN1 में +1 +2 के कोर्स में मैक्सिमम क्वेश्चन में बोर्ड लेवल में एक अल्कोहल होगा, नहीं तो वाटर होगा, क्योंकि सबसे लास्ट में लिखा होगा कोई फंसे अल्कोहलिक पानी में, शॉर्टकट में हमारे लिखा होगा कोई फंसे अल्कोहलिक पानी में, तो अल्कोहलिक ये है, और सबसे लास्ट में वाटर होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे रखा होगा, जैसे मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वाटर ले लिया था, तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए देखो दो पोजीशन है, ये sp2 है, तो क्या होगा कि ये आगे से अटैक कर ले, और नहीं तो पीछे से अटैक करे। तो आगे का मतलब यही मान लेते हैं जरा सा, अब पीछे का मतलब ये इधर से हम अपनी मर्जी से मान रहे हैं। अब मैं बताऊंगा आगे पीछे का क्या सीन है, अब जरा को क्लियर होगा। अगर इस मॉलिक्यूल ने आगे से अटैक किया तो इधर में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये एज इट इज आएगा, बाकी लोगों में कोई छेड़छाड़ होने वाला नहीं है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलोजन, इसमें कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है, तो डी यहाँ पे एज इट इज, ये न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन है। अगर ये पीछे से आता है तो पीछे का मतलब हो गया न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा, और सी यहाँ, और आर तो प्लेन से बाहर, इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई मॉलिक्यूल पीछे से अगर आता है तो जो पीछे से पीछे दिखाई दे रहा था, मतलब जो हमारी साइड से पीछे दिखाई दे रहा था, वो आगे हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है वो पीछे दिखाई दे रहा है, अभी आप देख रहे हैं तो पीछे दिखाई दे रहा है। कैसे पता चला पीछे है? क्योंकि डैश लिखा हुआ है। तो जैसे ही मॉलिक्यूल पीछे दिखाई दे रहा है और पीछे से ही कोई मॉलिक्यूल आ रहा है, तो पीछे वाले के रिस्पेक्ट में वो पीछे वाला मॉलिक्यूल अब आगे हो जाएगा। तो हम इसको अपनी मर्जी से हम अब इस तरीके से वेज बना लेंगे, अब बाकी जो आगे था वो अपने आप वो पीछे चला जाएगा। सिंस ये मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, दोनों मॉलिक्यूल में सब कुछ सेम है, केवल इनमें कन्फिग्रेशन का फर्क है। डी यहाँ पे वेज पे है, वो डैश पे है, एच यहाँ पे डैश पे, यहाँ वेज पे है। दोनों के दोनों मॉलिक्यूल बराबर है, इसलिए बुक्स में लिखा होगा रेसमिक मिक्सचर, यहाँ पे लिखा होगा रेसमी मिक्सचर। रेसमी मिक्सचर क्या होता है, अदर वर्ड में जरा यहाँ पे समझाने के लिए लिखता हूँ। आपने यहाँ पे कुछ भी लिया, आर लिया या एस लिया, ये पता नहीं क्या है, ये 100% प्योर है। आप आर या एस केवल लेते हैं तो इसका मतलब प्योर है, प्योरेस्ट फॉर्म अगर आपने लिया, और ये मॉलिक्यूल इधर जाके 50-50% बना लेगा, दोनों साइड में 50-50% बना लेगा, तो हम बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल रेसमी मिक्सचर है, ये मॉलिक्यूल रेसमी मिक्सचर है। इसके बाद SN1 का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जरा ग्राफ देखते हैं क्या है। इधर लिखा हुआ रिएक्शंस, इधर लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा लिख देते हैं, इधर लिखते हैं रिएक्शन। SN1 का ग्राफ जरा देखो, पहले बार मैं बनाता हूँ फिर मैं सब कंपेयर करूंगा, आप देख लेना। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ। अब ये सारी बातें जरा सुने क्या होगा। SN1 मतलब हो गया कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्योंकि टॉपिक का नाम न्यूक्लियोफाइल है। मॉलिक्यूल एक sp3 अपनी मर्जी से लेना है, हमने जानबूझ के लिया है, क्यों लिया है वो भी समझ में आपको आ जाएगा। और कायरल हमने लेना है, कायरल तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो लेना ही लेना है। हेलोजन बाहर निकलेगा, मॉलिक्यूल अपने आप sp2 होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, इंटरमीडिएट होगा, रीअरेंजमेंट होगा। SN1 में कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने के लिए मॉलिक्यूल किसी हद तक जा सकता है। रीअरेंजमेंट कैसे होता है, तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में करीबन 50 एग्जांपल लिखे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो दो साइड से अटैक करेगा, आगे पीछे दोनों से करेगा। कैसे पता चलेगा कि दोनों से करेगा नहीं करेगा, कोई भी मॉलिक्यूल जब प्लेनर होता है तो उसके दो साइड से अटैक होंगे, आगे या पीछे से, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन है, वो पता नहीं है कि किधर डायरेक्शन में थोड़ा निकला हुआ है। प्लेनर सर कैसे पता चलता है कि मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं है, ये जो लैब में काम करता है उसको पता चलता है, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि सर ये प्लेनर है, या आपको कैसे पता चल रहा है। तो हम ध्यान रखेंगे कोई भी मॉलिक्यूल अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, sp2 साइक्लिक फॉर्मेट में अगर बनाता है या कंजुगेशन में बनाता है या केवल sp2 बनाता है, तो अपनी मर्जी से मान के चलना वो मॉलिक्यूल प्लेनर है, ऐसा मानते हैं एनसीईआरटी में, तो हमने भी मान लिया डायरेक्ट। फिर ये रेसमी मिक्सचर बनेगा, 50-50% बनेगा। SN1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जरा देख लें आप। वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट। इसका ग्राफ जो होगा माउंटेन जैसा होगा, लेकिन थोड़ा डिक्रीजिंग वाटर में होगा। आप देख सकते हैं जरा से यहाँ देखो, ये माउंटेन जैसा बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे डिक्रीजिंग वाटर में। आप देख सकते हैं, जानबूझ के मैंने कई बार ऐसा ग्राफ बनाया था कि समझ पाए। इसका ग्राफ धीरे धीरे डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देगा, और ग्राफ जब बीच बीच में आएगा, जैसे ये पोजिशन जो बीच बीच में आएगा, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये बोलते हैं इंटरमीडिएट। कितना इंटरमीडिएट बनाना है सर, वो मॉलिक्यूल अपने आप को जब तक स्टेबल स्टेट में नहीं भेजेगा तब तक हम बनाएंगे। और ये जो टॉप पे रहते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल से एक एक एटम का बाहर जाना या नए एटम का धीरे धीरे आराम से आना।
एटम का बाहर जाना या नए एटम का बार बार आना, उसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने 2-3 टॉपिक था, इनको जरा हमने देख लिया एक बार। इसके बाद जरा SN2 एक बार देखते हैं, फिर दोनों का कंपेयर करेंगे एक बार। ठीक है, मैं दोनों थोड़ा साथ साथ लेके चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ पाए। इसमें क्या होगा, इसमें कोई मॉलिक्यूल हम यहाँ पे लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे C नाम का कोई मॉलिक्यूल ले लिया, जरा देखो प्लीज, यहाँ पे R और यहाँ पे D लिखा हुआ है, और यहाँ पे डैश डैश H, और यहाँ पे कोई हैलोजन है। यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल लेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लेना है। SN1 SN2 में पहला कंपेयर यही है कि वहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखें क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ के बैठ जाएगा और आके सीधा इसी पे अटैक करेगा। SN1 में क्या हो रहा था, जरा उसको कंपेयर करते हैं। SN1 में पहले हैलोजन बाहर जाता है, मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट बनाता है, रीअरेंजमेंट होगी, कब तक होगी, जब तक स्टेबल स्टेट में ना चला जाए, फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सीधा आता है और एक ही बार में अटैक करता है, तो वहां पे 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, यहाँ पे 1 स्टेप में रिएक्शन होगी। और जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये यहाँ पे, और ये हमने R लिखा है, यहाँ पे हैलोजन, यहाँ पे D हम एज इट इज लिखेंगे, और डैश डैश हाइड्रोजन। अब जरा प्लीज इंपॉर्टेंट देखना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी निगेटिव है और न्यूक्लियोफाइल भी निगेटिव है, तो निगेटिव पता नहीं अपने को, निगेटिव पता नहीं तो हम यहाँ पे रख देंगे। सॉल्वेंट वगैरह मैं अभी बताऊंगा, सॉल्वेंट अभी हमारे काम का नहीं, इसलिए हम बता नहीं रहा, अभी सॉल्वेंट बताऊंगा। यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, इसके बाद यहाँ से हैलोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब जैसे हैलोजन बाहर निकलेगा तो ये NU यहाँ पे, ये C पे एक R, चूंकि पीछे से अटैक किया है तो ये मॉलिक्यूल जो अब आगे था ये पीछे चला जाएगा, और पीछे वाला मॉलिक्यूल अपने आप आगे आ जाएगा, तो ऐसा बनेगा हाइड्रोजन है ये, ऐसा बनेगा। इसमें क्या होगा, अगर आपने R ले लिया तो अपने आप ये S बन जाएगा। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल अगर आपने R से S बनाया या R से S आपने लिया, तो हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल में इन्वर्जन हो रहा है। या कोई मॉलिक्यूल अगर आपने S लिया और S से अगर वो R बना लेता है तो हम बोलेंगे इन्वर्जन हुआ। 2 बातें थोड़ा सुनना है, इधर इन्वर्जन इधर इन्वर्जन। अगर आपने R लिया है और मॉलिक्यूल इधर जाके फिर से R बना रहा है, या आपने S लिया और मॉलिक्यूल जाके इधर S बना रहा है, तो हम बोलेंगे इन दोनों लाइनों में रिटेंशन हुआ है, इन दोनों मॉलिक्यूलों में रिटेंशन हुआ है। रिटेंशन क्या होता है, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रह जाए, उसको हम बोलेंगे रिटेंशन है। या अगर आपने R ले लिया और वो S बन जाए, और फिर S से अगर आपने R बना दिया, तो इसको बोलेंगे रिटेंशन है। यानी 2 टाइम इन्वर्जन भी हमारा रिटेंशन है। या आप केवल S ले लो, S से फिर R बन जाए, फिर R से फिर S बन जाए, यानी 2 टाइम इन्वर्जन अगेन हुआ है, तो हम बोलेंगे रिटेंशन। तो SN1 SN2 का जरा एक बार हम कंपेयर करते हैं, फिर जब सारी बातें एक जगह हम देखेंगे। SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वहां पे हैलोजन पहले बाहर निकलेगा और 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, यहाँ 1 स्टेप में रिएक्शन होगा। वहां पे पॉजिटिव साइन, जरा ध्यान सुना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां पे पॉजिटिव साइन रिएक्शन की जो स्टेबिलिटी है बढ़ाएंगे, या प्रोडक्ट ज्यादा कैसे बनेगा, वो पॉजिटिव साइन आएगा। क्योंकि कार्बोकेटायन पे ऊपर वाले एग्जांपल में जब हम चल रहे हैं, जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, तो इंटरमीडिएट पे प्लस साइन आया हुआ है। यहाँ पे इंटरमीडिएट, जरा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है इंटरमीडिएट पे, लेकिन जब नीचे आ रहे हैं तो नीचे वाले इंटरमीडिएट पे माइनस साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे वाले इंटरमीडिएट पे यहाँ पे माइनस साइन लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं माइनस साइन लिखा हुआ है। तो SN1 में कार्बोकेटायन पे प्लस 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 अगर आता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन SN2 में प्लस प्लस आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। इसको माइनस वाला मॉलिक्यूल चाहिए स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। फिर उसमें केवल रेसिमाइजेशन होगा, इसमें इन्वर्जन या रिटेंशन हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद जरा सॉल्वेंट वॉल्वेंट की जरा बात करेंगे हम। तो SN1 में चूंकि अल्कोहल वर्ड हमने यहाँ पे लिख दिया है कि SN1 होने के लिए अल्कोहल चाहिए, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है, या वाटर चाहिए, तो ये पोलर प्रोटिक है। पोलर प्रोटिक होता है जो H+ फर्निश करे, जो H+ फर्निश करे, तो H+ वही फर्निश करेगा जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, जैसे अमाइन, जैसे अल्कोहल, जैसे वाटर, ये सब के सब हमारे H+ फायर करेंगे, तो ये हमारे SN1 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो H+ फायर ना करता हो, तो आपको कैसे पता चलेगा सर कि H+ फायर नहीं कर रहा है? ऐसा कोई मॉलिक्यूल देखना है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, या कोई हाइड्रोजन ही ना हो, जैसे DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, फॉर एग्जांपल मैं जरा यहाँ लिख रहा हूँ डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, जरा देखो, ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का ये एग्जांपल है, जरा यहाँ देखेंगे, ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का ये फॉर्मूला CH3S डबल बॉन्ड O और CH3। इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इनके पास नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे ये DMSO है। और DMSO जो है बेसिकली एक तरीके का पोलर एप्रोटिक। केमिस्ट्री में जब भी A आए, A का मतलब नॉट मानना है, तो पोलर एप्रोटिक लिखा होगा बुक्स में, यानी प्रोटिक नहीं होना चाहिए। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन डोनर या H+ डोनर, उसको हम बोलेंगे प्रोटिक। तो SN1 SN2 में ये सारी बातें हमारे डिफरेंसेस हैं। अब थोड़ा हम एग्जांपल 4-5 करेंगे, उससे और अच्छे से क्लियर होगा, फिर मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, तो हमारा SN1 SN2 क्लियर हो जाएगा। जरा प्लीज अब थोड़ा एग्जांपल देखना है।
अब आपको जरा यहाँ पहला एग्जाम्पल देखो क्या है, ये इस बार भी पूछा हुआ था, गलतियां बहुत सारा है। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे CH3 और X, सभी बच्चे थोड़ा देखेंगे ध्यान से, फिर मैं 2-3 मुश्किल बताऊंगा आपको। ये CH3 और यहाँ पे X लिखा हुआ है, यहाँ पे ये X लिखा हुआ है। नोट से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि मैं इस बार दोनों साथ में पढ़ा रहा हूँ, वहां अलग अलग पढ़ाया था, अच्छे से पढ़ाना था तो हमने अलग से किया था। अब देखो यहाँ पे इसमें अगर हम SN1 के बारे में जरा हम बात करेंगे तो हेलोजन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। आप जानते हैं हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो प्लस आ जाएगा। सिंस इस मॉलिक्यूल पे प्लस आने की वजह से सबसे ज्यादा प्लस आई यहाँ होगा, सबसे ज्यादा प्लस आई यहाँ होगा। कैसे पता चला सर प्लस आई होगा? तो हम लोग बोलना ये चाह रहे हैं कि जिसकी ERG बढ़ेगी, ERG का मतलब प्लस M प्लस HC, जरा देखो, या प्लस I बढ़ेगा तो हम बोलेंगे उसका SN1 ज्यादा होगा। ये आपने कैसे बोला सर? क्योंकि ERG का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दे के भाग जाए, यानी प्लस साइड वाला होना चाहिए। तो प्लस वाला मैंने भी आपको उससे बोला कि अगर होगा तो SN1 का उसका रेट बढ़ाएगा। तो इनका जो बेसिकली SN1 का ऑर्डर होगा वो इस तरीके से होगा। SN2 में इंटरमीडिएट पे ही, जरा ध्यान सुना, SN2 में इंटरमीडिएट पे ही माइनस साइन आ गया, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन खींचता हो। विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब हुआ -M -HC और -I, इस तरीके का हमें ग्रुप चाहिए। लेकिन हमें दिखाई दे रहा है इसमें सब प्लस आई वाला है, ये सब प्लस आई वाला हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ये दिखाई दे रहा है कि प्लस आई वाला सबसे लास्ट में सबसे कम है। तो कायदे से SN2 में ऑर्डर इस तरीके से लिखा हुआ होगा, SN2 में इस तरीके से ऑर्डर लिखा हुआ होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, SN1 में ऑर्डर ऊपर क्यों चल रहा है? क्योंकि इसमें प्लस साइन वाले चाहिए तो प्लस वाला है। SN2 में क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला चाहिए और ऊपर वाला माइनस वाला नहीं है। अगर किसी मॉलिक्यूल में माइनस अगर आ जाता तो उसमें SN2 ज्यादा होता। एक इंपॉर्टेंट बात ये है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस मॉलिक्यूल में हमने यहाँ पे अगर SN1 के बारे में जरा हम बात करेंगे तो इस लास्ट वाले मॉलिक्यूल में, फोर्थ मॉलिक्यूल पे जरा मैं इधर लिख रहा हूँ, SN1 नहीं होगा। और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में SN2 में, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में SN2 नहीं होगा। काफी इंपॉर्टेंट बात ये। नेक्स्ट जरा से आगे बढ़ते हैं, SN1 SN2 को कंपेयर देखते हुए। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका नाम है बाइसाइक्लो कंपाउंड। आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है, ऐसे तो मैंने नोट्स में पढ़ाया था फिर भी आपको बता रहा हूँ, दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ SN1 होगा कि SN2 होगा, तो ये मॉलिक्यूल कुछ भी रिएक्शन नहीं देगा, ये मॉलिक्यूल कुछ भी रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इस हेलोजन को इस पोजीशन पे ध्यान रखना है, इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान सुनना है। इस पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन या हेलोजन लगा हुआ हो, इनमें से कोई भी दो पोजीशन पे, इनमें से निकालना हेलोजन को या हाइड्रोजन को बहुत टफ टास्क है, ये दोनों बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जरा प्लीज यहां देखना है, लेकिन अगर ये हेलोजन या हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है तो ये रिएक्शन देगा, क्योंकि टर्सरी पे नहीं है। टर्सरी कार्बन पे अगर हेलोजन या हाइड्रोजन अगर हो, टर्सरी, ये टर्सरी है, ये टर्सरी, टर्सरी का मतलब 3 अनदर कार्बन से लिंक हो, जिस कार्बन के बारे में आप बात कर रहे हो 3 अनदर कार्बन से लिंक हो, उसे टर्सरी बोलेंगे। टर्सरी में अगर ये दोनों लिंक हो तो इसमें से निकालना बहुत टफ टास्क है, इसको बोलते हैं ब्रैडेट रूल, जो हमने टॉटोमेरिज्म में, आईयूपीएसी दोनों में देखा है, इसको नहीं निकाल सकते हैं। सिंस ये एटम निकलेगा ही नहीं तो नया एटम आके वहां बैठेगा ही नहीं, तो ऐसे केस में ये रिएक्शन ना SN1 होगा ना SN2 होगा। लेकिन जब ये एटम यहाँ होगा तो ये निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि ये भी टर्सरी नहीं है, सेकेंडरी है, क्योंकि इस कार्बन ने केवल 2 जगह लिंक बनाए, एक यहाँ पे और एक ऊपर में। सिंस 2 जगह लिंक है तो बोलेंगे सेकेंडरी, और ये मॉलिक्यूल सेकेंडरी है तो ये SN1 भी देगा और SN2 भी देगा। नेक्स्ट जरा सा आगे एग्जांपल अगला देखते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है CH2, जरा देखो प्लीज यहाँ पे CH, और यहाँ पे जरा देखेंगे इस तरीके का लिखा हुआ है Cl लिखा हुआ है, तो ये पूछता है कि ये SN1 देगा कि SN2 देगा? ये भी कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि इसमें से मैंने आपको बताया कि ये क्लोरीन को निकालना टफ टास्क है। क्यों टफ टास्क है? हमें लग रहा होगा निकल जाएगा, लेकिन आप जानते हैं इसमें PDCH काम कर रहा होगा, इसमें PDCH काम कर रहा होगा। सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ PDCH काम कर रहा है? तो मैंने आपको बताया कि डबल सिंगल के जस्ट सामने कोई हेलोजन आ जाए तो उसको बोलेंगे PDCH काम कर रहा है, चाहे वो इस फॉर्मेट में आए, चाहे वो इस फॉर्मेट में आ जाए, चाहे इस फॉर्मेट में आ जाए। तो इसमें SN1 SN2 नहीं होगा, लेकिन कहीं इस तरीके का लिखा हुआ है, जरा देख लें आप, यहाँ पे CH2 और X लिखा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन हम इजीली निकाल पाएंगे क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसके बारे में जरा हमने बात किया है। नेक्स्ट जरा सा थोड़ा और 2-3 चीजों को हम जरा SN1 SN2 में देखें। SN1 का ग्राफ आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ये ग्राफ यहाँ से उठता है और इस फॉर्मेट में आता है। ये फॉर्मेट तब तक बनेगा जब तक पूरा स्टेबल इंटरमीडिएट ना आ जाए। हमें दिखाई दे रहा है कि इंटरमीडिएट भी नीचे की ओर झुकता हुआ जा रहा है, और हमें दिखाई दे रहा है ट्रांजिट स्टेट भी डिक्लाइन कर रहा है, यानी नीचे की ओर जा रहा है। इधर एनर्जी लिखी रहती है, नीचे की ओर जा रहा है तो एनर्जी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन जब हम SN2 का ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ केवल ऐसे जाके ऐसे बन जाता है। ये ग्राफ में डिफरेंस बस इतना है, ध्यान से देख लें, केवल इसका इसी तरीके से जाएगा, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं है, यहाँ पे केवल ट्रांजिशन स्टेट है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट भी है और इंटरमीडिएट है। ट्रांजिशन स्टेट सर क्या है? ट्रांजिशन स्टेट कुछ नहीं है, हर स्टेप के लिए कोई एटम गया आया, क्या चेंजेस हुआ,
उसके लिए हर स्टेप के लिए अपने दिमाग में एक वैल्यू मान लेते हैं कि ऐसे हुआ होगा, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट है। चेंज की वैल्यू को मानते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और जो नया फॉर्म आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे उसका नाम होता है इंटरमीडिएट, उसका नाम होता है इंटरमीडिएट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने SN1 SN2 का एल्काइल हैलाइड अभी हमने देखा है। अब जरा हम अल्कोहल को जरा से एक बार देखते हैं इसी में, क्योंकि अल्कोहल भी इसमें बार बार टॉपिक में आएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जरा से प्लीज देखो यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, कोई अल्कोहल लेंगे और इसमें हमने कोई HX का रिएक्शन कराया। ये अल्कोहल जो रहता है बेसिकली अल्कोहल, ये अपने लोन पेयर से क्या करेगा, ये H+ को ट्रैप करेगा। हमें कोई मैकेनिज्म याद नहीं करनी है, मैंने कंपेयर आपको अभी बताया है, आप जब प्रूफ रीडिंग करेंगे क्लियर हो जाएगा। तो जैसे इसको ट्रैप करेगा तो ये बनाएगा ROH2 पे प्लस, फिर यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत अनस्टेबल है, और यहां बना लेगा R+। जब ये R+ बना लेगा, और ये एक इंटरमीडिएट है, ये एक इंटरमीडिएट है, जरा देख लें आप, और ये स्टेबल कार्बोकेटायन है बेसिकली। तो क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसके साथ बना लेगा RNA। इंपॉर्टेंट बात इनमें से कुछ भी नहीं है। अब जरा इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखें क्या है। पहली बात, SN1 SN2 में कैसे पता चलता है कि ये रिएक्शन SN1 SN2 है। SN1 में हमेशा ध्यान रखना है कि NCERT में कोर्स में केवल H2O और ROH ऐड करने के लिए आएगा, बस यही दो हमारे सिलेबस में। SN2 में साइनो आइडो इस तरीके से आएंगी, ठीक है। आपको कैसे पता चला सर ये सब आएगा, सफलता की सनक, सफलता की सनक, इंडिया और हॉलैंड की आजादी, ऐसे हमने याद रखा है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इससे काम करेगा। इधर इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास पूछेगा कि कौन रिएक्शन इसमें फास्ट देगा नहीं देगा, तो उसके बारे में जरा देखो। एक हम इस तरीके से थोड़ा सा एक टॉपिक देखेंगे। एक हमारे पास ये लिक्विड है, इस लिक्विड का एग्जैक्ट क्या नाम है या कि कैसा लिक्विड है अपने को पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक मॉलिक्यूल डालेंगे जिसका नाम है कैन। कैन का नाम होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसका नाम है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। जैसे ही डालेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है अब अपने आप धीरे धीरे रेड हो जाएगा, ये रेड सॉल्यूशन में हो जाएगा। रेड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होगा तो हम बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल अब अल्कोहल है। मैं समझाना चाहता हूं, एनसीईआरटी में सीधा अल्कोहल लिखा होगा, लेकिन अपने को अल्कोहल पता नहीं है तो हमने इसमें कैन डाला, पीओसी का टॉपिक था, वहां से हमने कैन डाला, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, तो ये रेड सॉल्यूशन बनेगा। अब इस रेड सॉल्यूशन में जरा देखिए आप, इस रेड सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ल्यूकस रिएजेंट हम डालेंगे। ल्यूकस रिएजेंट जब हम डालेंगे तो ये यहाँ पे RCl बनाएगा, बेसिकली RCl बनाएगा। अगर ये इंस्टेंट RCl बनाता है, तुरंत अगर देता है, या एक केस हो सकता है कि 5 मिनट लेटर दे, या एक केस हो सकता है ये 30 मिनट लेटर दे। तो इनमें से एक हमारा प्राइमरी होगा, एक हमारा सेकेंडरी होगा, और एक हमारा टर्सरी होगा। तो ल्यूकस रिएजेंट थोड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। ल्यूकस टेस्ट का उसका फंक्शन भी हमें याद रखना बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, जरा सुन लें आप, एक बार दोबारा बोल रहा हूं मैं, सुन लें उसे। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को हमने एक सॉल्यूशन में डाला, सॉल्यूशन पता नहीं है क्योंकि अननोन सॉल्यूशन, और जैसे ही वो रेड सॉल्यूशन कन्वर्ट होगा मान लेते हैं अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल ट्रांसपेरेंट रेड होता है, वाइन सॉबो में आपको दिखाई इजीली देगा। फिर इसमें ल्यूकस रिएजेंट डालेंगे तो RCl बनता कंपाउंड, ऑफ कोर्स RCl ही बनेगा, क्योंकि ल्यूकस रिएजेंट जो है बेसिकली इस तरीके से लिखा होता है एनहाइड्राइड, जरा देखो प्लीज यहाँ पे ZnCl2 प्लस डाइल्यूट HCl, तो RCl ही बनेगा, लेकिन इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा। टर्बिडिटी का मतलब ये जो रेड सॉल्यूशन था ये गंदा हो जाएगा, इधर जाके रेड सॉल्यूशन जो होगा गंदा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, एक क्लाउडनेस आ जाएगा, साफ दिखाई नहीं देगा, एक सॉल बना लेगा, ठीक है, कोलाइड बना लेगा, सॉल कोलाइड सब एक ही बात है। तो अगर इंस्टेंट देता है, 5 मिनट लेटर देगा, 30 मिनट लेटर देगा, तो इसका नाम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरीके से नाम इसका है। तो ल्यूकस रिएजेंट और ल्यूकस टेस्ट आपको याद रखना है, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ROH के बारे में मैंने बताया, ये जो रिएक्शन लिखी थी ROH का, इसका नाम है SN1, इसका नाम है SN1। अब एल्कोहल का जरा सा हम देखते हैं, एल्कोहल का SN2 भी जरा हम देखते हैं एक बार, एल्कोहल का SN2। ये थोड़ा देखो, ये एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा समझा के आपको लेकर आ रहे थे। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, कहीं इस तरीके का लिखा हुआ है, प्लीज सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से, और इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है, ये अब रिएक्शन चल रही है एनसीईआरटी की, और यहाँ पे इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है, ये एल्कोहल बना लेते हैं थोड़ा एक बार आपको एनसीईआरटी दिखाने के लिए। इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है और यहाँ पे HX लिखा हुआ है, यही X मैंने डायरेक्ट यहाँ लिखा था, लेकिन मुझे लगा एक बार लिख के शुरू से दिखाना चाहिए, तो मैं लिखा ऐसा। मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ होगा, HX के साथ रिएक्शन होगा, हमेशा SN2 होगा। अब SN2 का फीचर आपको पता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, बैक अटैक होगा, रिटेंशन होगा, इन्वर्जन होगा, रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है, कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होगा, ग्राफ सीधा एक लाइन में टॉप पे जाएगा फिर डाउन आएगा। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। इसी तरीके से एक ये SN2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। इसके बाद जरा देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगर किसी बच्चे ने ROH लिया, जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, ROH लिया
और ROH पे PCl3 का रिएक्शन कराया, और जरा देखो ये ROH लिया और PX5, ये PX3 था बेसिकली और ये PX5 रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन में हमें याद नहीं रखना है, एनसीईआरटी में रिएक्शन याद करने के लिए कभी आता ही नहीं है, लेकिन हमने ऐसा लिखा है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ बनाएगा RCl, ये बनेगा RCl, तो ऐसा 3 टाइम RCl बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3Cl लिखा हुआ है। इसका मैकेनिज्म हमने लिख रखा है लेकिन हमारे काम का नहीं है, मैं आपको बस बताऊंगा जो काम का सीधा 3 RCl बनेगा और यहाँ पे बनेगा S3PO3। इनमें से इंपॉर्टेंट बात प्रीवियस में यहाँ भी अगर हम आएंगे तो ये बनेगा 3 RCl, इस तरीके से बनेगा 3 RCl बेसिकली लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद इस मॉलिक्यूल पे यहाँ पे S3PO2 वगैरह कुछ मॉलिक्यूल बनेगा जो हमारे ये काम का नहीं है। यहाँ से प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये रिएक्शन कौन सा है, तो ये रिएक्शन भी SN2 है। SN2 रिएक्शन कैसे पता चला, तो अल्कोहल का PX3, जरा प्लीज देखें, PX5, अल्कोहल का HX, ये सब SN2 में। मैंने एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म के लास्ट में सिनॉप्सिस में सारी बातें लिखवाई थी, उसी को रिकॉल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कंपाउंड ए जो कन्वर्जन फॉर्मेट में, जरा ध्यान सुन लें, react with PX3 and form B and C, identify C, या इनमें से कौन सा जो है ये एसिड है, मतलब कौन सा एसिड है बेसिकली, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा ऑक्सी एसिड फॉर्म होगा, जरा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑक्सी एसिड इनमें से कौन सा फॉर्म होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। एक बार फिर से बोलता हूँ, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक के बारे में बोल देता हूँ। एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ कि पोलर प्रोटिक एप्रोटिक हमें पढ़ाइए, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वीक न्यूक्लियोफाइल केवल वाटर और एल्कोहल होता है, तो उसको हम मान रहे हैं पोलर प्रोटिक है, या अमाइन भी पोलर प्रोटिक है, या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है पोलर प्रोटिक है, और ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके पास जैसे DMSO, एसीटोन, जिनके पास ऐसा फीचर नहीं है उसको बोलेंगे पोलर प्रोटिक। और जो H+ फायर नहीं कर सकते हैं वो हमारे लिए SN2 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो फायर कर सकते हैं हमारे SN1 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो SN1 ऑफ एल्कोहल मैंने थोड़ा आपको बताया, SN2 ऑफ एल्कोहल एक बार अच्छे से जरा रिकॉल करवाया। इसके बाद जरा सा और एग्जांपल कुछ देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जरा देखो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। अब थोड़ा हम एडिशन रिएक्शन क्यों जरा पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन क्यों, फिर मैं जब ये होगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन का 2 और केस बताऊंगा। अभी थोड़ा हम एल्कीन के बारे में जरा बात करेंगे, थोड़ा प्लीज यहाँ देखना है। अब एल्कीन हमारे पास 2 तरीके का है। एक एल्कीन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इस एल्कीन में क्या दिखाई दे रहा है, और एक 2 नीचे लिख लेता हूं, फिर हम दोनों को और कंपेयर करेंगे। और फिर पूरी बात समझाने के बाद एक जगह सारी बातें बोलूंगा, उसको ध्यान से देख लेना। ऊपर वाले एल्कीन में हमें ये दिखाई, एल्कीन पहले तो वो है, ध्यान रखना है, एल्कीन वो है जहां पे डबल बॉन्ड हो, बाकी कहीं भी कुछ भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्कीन वहां देखना जहां पे डबल बॉन्ड लिखा हुआ है। डबल बॉन्ड से रिलेटेड हाइड्रोजन, जरा ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड से रिलेटेड हाइड्रोजन की वैल्यू अगर सेम है तो ऐसे वाले को बोलेंगे सिमेट्रिकल है। तो ये वाला मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, आप जान सकते हैं, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन की वैल्यू, सॉरी ये थोड़ा हमने इसको ऐसे लिख दिया है, ये CH मान लेते हैं और ये CH3 मान लेते हैं, सॉरी ये देखो दोनों साइड में सेम है, सिमेट्रिकल है, आप देख सकते हैं यहाँ भी सेम है तो बोलेंगे सिमेट्रिकल है। डबल बॉन्ड के पास अगर हाइड्रोजन की वैल्यू देख सकते हैं आप डिफरेंट अगर आ जाए तो ऐसे वाले को बोलेंगे अनसिमेट्रिकल है। तो पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है। अब एडिशन रिएक्शन को थोड़ा मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे तो एनसीईआरटी में रट्टा मरवाता है, लेकिन मैं आपको जरा समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लोग ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पे आपने कोई HX नाम का मॉलिक्यूल लिया, तो इसमें से जिस पे प्लस आएगा, जरा प्लीज यहाँ पे देखो, जिस पे प्लस आएगा उसको अपनी मर्जी से हम मान लेंगे इलेक्ट्रोफाइल, और जिस पे माइनस आएगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। अपनी मर्जी से माना है। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कैसे पता चलता है, अपनी मर्जी से मैंने मान लिया है। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, जरा प्लीज यहाँ देखना, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके का फीचर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, ये C और यहाँ पे प्लस। अब न्यूक्लियोफाइल के पास 2 चॉइसेस हैं, जरा इधर देखो, मैं इधर लिखता हूं चॉइस 1 और इधर एक बना लेंगे जिसको लिखेंगे चॉइस 2। एक चॉइस ये है कि न्यूक्लियोफाइल सेम डायरेक्शन से आ जाए, जरा प्लीज यहां देखेंगे, सेम डायरेक्शन से आ जाए। एक चॉइस है कि न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन से आए। हालांकि जरा इंपॉर्टेंट बात सुनना है, हालांकि ये सारी बातें इतनी फास्ट नहीं होती हैं, मैंने पूरा डिटेल में आपको कराया है, लेकिन अभी हम वो देखना चाहते हैं कि हम एनसीईआरटी में बहुत अच्छा स्कोर करें और एकदम इंपॉर्टेंट बात हमारे दिमाग में बैठा रहे कि ये वाली गलती ना हो। इसको देखते हुए बताया कि एक बार इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सेम डायरेक्शन में कैसे आए। न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, अपनी मर्जी से एक बार यहाँ अटैक किया और एक बार ऊपर से अटैक किया। अगर इधर से अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा, तो ऐसे वाले प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सीन एडिशन। सीन एडिशन कैसे पता चला, 2 एटम सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे सीन एडिशन। 2 एटम अगर अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे उसको हम बोलेंगे एंटी एडिशन। इसका नाम है एंटी एडिशन, अपनी मर्जी से मैंने माना है, सीन और एंटी इस तरीके से हमने कंसीडर किया है।
नेक्स्ट जरा सा आगे सीन बढ़ते हैं, जरा सा देखो क्या है। अब डबल बॉन्ड पे दो केसेस जरा सा देखते हैं। पहला केस हमने ये लिया जो सिमेट्रिकल वाला है, देखो अब जरा ध्यान से, और इस पे हमने HX का रिएक्शन कराया। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ये हैलोजन यहां आ जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरीके 2 लिखा हुआ है, ये बेसिकली 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे X आ जाए। जब हम दोनों का नाम देखेंगे तो दोनों के नाम में कोई चेंजेस नहीं है। इसका नाम हमें पता है, अभी आपने नोमेनक्लेचर देखा था, हेलो इथेन इसका नाम है बेसिकली दोनों का। लेकिन थोड़ा ये एग्जांपल दिखना, फिर मैं इंपॉर्टेंट थोड़ा बात समझाऊंगा आपको कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, इस तरीके कहीं लिखा हुआ है, और इस पे अब हमने HX ले लिया, HX कुछ भी हो सकता है, HCl, HBr, HI कुछ भी लेना है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी है। एक जरा पॉसिबिलिटी देखते हैं। एक बार पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर आप हैलोजन को जरा देखो, आप टर्मिनल पे जोड़ दीजिए तो यहाँ पे एक केटायन बनेगा। एक पॉसिबिलिटी है सर, सॉरी, हाइड्रोजन को सेंटर में जोड़ दीजिए। जब हम सेंटर में जोड़ेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है, आपको पता है, लेकिन मैं जानबूझ के गलतियां दिखाना चाहता हूं, आप समझ पाए। ये हाइड्रोजन एक बार यहां जाके चिपक जाए, एक पॉसिबिलिटी है जो इधर हमने बनाया। एक बार इधर आके चिपक जाए, जो ये पॉसिबिलिटी है। जब इधर जुड़ेगा तो अल्फा एच की वैल्यू 6 होगी, आप जानते हैं, और यहां जुड़ेगा तो अल्फा एच की वैल्यू केवल 2 होगी। सिंस इस मॉलिक्यूल में अल्फा एच ज्यादा है, इसलिए इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसीलिए ये हैलोजन जो होगा, जो यहाँ पे एक्स है, वो इस पे आके जुड़ना कंफर्ट फील करेगा, और जब यहाँ पे आके जुड़ेगा तो ये मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे देख लो, ये वाला हैलोजन अगर हम यहाँ जोड़ रहे थे तो ये कम बन रहा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे और इसको हम एज्यूम करते हैं मेजर है। तो मुझे कंक्लूजन ये 3-4 वर्ड दिखाई दिया, जरा आपको मैं एक जगह लिखता हूँ, देखो आप ध्यान से। ये कंक्लूजन है जो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना है। एडिशन रिएक्शन बेसिकली एल्कीन पे काम कर रहा है और एल्काइन पे काम करता है, लेकिन एल्काइन वाला हमारे सिलेबस में नहीं, तो छोड़ देंगे, हम इसको भी देखेंगे एनसीईआरटी में। इसमें दो तरीके का है, सिमेट्रिकल और एक है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के लिए कोई रूल नहीं है, नो रूल। एक बात, अनसिमेट्रिकल में एक रूल है जिसका नाम है मार्कोनी का रूल, जिसको मैंने अभी समझाया था, लेकिन एक बार दोबारा बताऊंगा। दूसरे का नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट। ये दोनों का डिफरेंसेस का कंपेयर भी आपको समझाऊंगा। एक नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट, या इसी का नाम है थेरस इफेक्ट, इसी का नाम है एंटी एमकेडब्ल्यू रूल। ये नाम है एंटी एमकेडब्ल्यू रूल, इसका नाम है। सिमेट्रिकल में कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना है। सिमेट्रिकल आपको मैंने बताया इधर कौन है, जरा देखो इधर सिमेट्रिकल कौन है, ऊपर आते हैं थोड़ा। सिमेट्रिकल के बारे में जरा हम देखो, इधर लिखा है मैंने कि कोई भी दो हाइड्रोजन जो डबल बॉन्ड के पास है वो सेम हो जाए तो सिमेट्रिकल है, सेम नहीं है तो अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल के लिए कोई भी रूल नहीं है, इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दिया है। और अनसिमेट्रिकल के लिए सारे रूल पड़े हुए हैं। अनसिमेट्रिकल के लिए सारे रूल हम देख रहे हैं, अनसिमेट्रिकल के लिए रूल पड़े हुए हैं। एक बार जरा हम अनसिमेट्रिकल के लिए रूल देखेंगे, लेकिन पहले एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि अनसिमेट्रिकल में क्या चेंजेस है और क्या होता है। एडिशन रिएक्शन में हमारे कोर्स में, पूरे कोर्स में केवल यही 3-4 टॉपिक हैं। एक रिएक्शन का नाम है एडिशन ऑफ HX, ये तो सबसे ज्यादा लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा है। और एक है एडिशन ऑफ एल्कोहल, ये थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से लिखा होगा किसी बुक्स में H3O+ लिखा होगा, एक ही बात है। और एक है इसी तरीके से, लेकिन पहले हम ये दोनों को देख लेते हैं एक बार, इन दोनों को जरा सा देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या है। अगर मैं एडिशन ऑफ HX को जरा समझाता हूं तो जरा एक बार दोबारा देखते हैं। अगर हमने अनसिमेट्रिकल लिया, सिमेट्रिकल के लिए तो कोई रूल नहीं है, अनसिमेट्रिकल लिया तो इस पे एक मार्कोनी का रूल फॉलो होगा। इसको जरा समझ लो क्या है। ये बोलता है कि जहां पे डबल बॉन्ड हो, ध्यान से सुनना है, जहां पे डबल बॉन्ड हो और उस डबल बॉन्ड के पास जिसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन होगा, उस डबल बॉन्ड के पास जिसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन होगा, उसी के पास एक और हाइड्रोजन ले जाके ऐड करना है। कायदे से ये हाइड्रोजन यहां लाके जोड़ना चाहिए था, क्योंकि मैक्सिमम हाइड्रोजन यहां है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, डबल बॉन्ड के पास देखना है आपको, और उन दोनों डबल बॉन्ड के पास जहां पे मैक्सिमम हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन को लाके यहाँ पे जोड़ना है, अपनी मर्जी से यहाँ जोड़ना है। इसको बोलते हैं रिच बिकम्स रिचर, आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया है। तो जैसे ही जोड़ेंगे हम तो कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देगा, जरा सा देख लो आप। अगर आपने यहां जोड़ा तो आप जानते हैं अच्छे से, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जिसमें अल्फा एच की वैल्यू 2 हो जाएगी, जो गलत है, मतलब समझ पा रहे होंगे, हमारे काम का नहीं है। इसमें अल्फा एच की वैल्यू 6 है, ये दिमाग में चलना चाहिए। तो बाद में जो यहाँ पे हैलोजन है वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा, इसका नाम है मार्कोनी का रूल। मैं एक बार फिर से 3-4 बातें बोल रहा हूँ। मार्कोनी का रूल अनसिमेट्रिकल पे काम करेगा। अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के पास जो कार्बन लगे हुए हैं उनके हाइड्रोजन की वैल्यू कॉमन ना हो।
इसके बाद मार्कोनी का रूल बस इतना कहता है कि कोई भी हाइड्रोजन वहां ले जाके ऐड करना है जिसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन हो डबल बॉन्ड के पास। इसके बाद जरा देखना है मार्कोनी का रूल किस पे फॉलो होता है, HCl पे भी, HBr पे भी और HI पे भी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ा ध्यान सुनना है। इसके बाद एक है पेरोक्साइड इफेक्ट जिसका नाम NTMK, थोड़ा ये भी कंपेयर में समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये NTMK रूल भी अनसिमेट्रिकल पे ही काम करता है, जरा इसके बारे में थोड़ा देख लो पहले। जैसे ही इस पे हम HX को ऐड करेंगे और यहाँ पे एक एजेंट लिखा हुआ है जिसका नाम है R2O2, जरा प्लीज यहाँ देखना है, और यहाँ पे X अब डिफाइन करना पड़ेगा। अब X का नाम है HBr। दोनों रूलों में डिफरेंसेस जरा कंपेयर कर लेते हैं। दोनों सेम रूल पे, मतलब दोनों अनसिमेट्रिकल पे काम करेगा, दोनों एल्कीन पे काम करेगा, दोनों क्लास 11th के चैप्टर के पार्ट है, बहुत बढ़िया। लेकिन मार्कोनी का रूल HCl, HBr, HI तीनों पे काम करेगा, लेकिन एंटी मार्कोनी का रूल केवल और केवल HBr पे काम करेगा। अगर किसी बच्चे ने, थोड़ा यहाँ देखना है, किसी बच्चे ने अगर ये रिएक्शन लिख लिया और यहाँ पे HBr की जगह पे HCl लिख लिया और यहाँ पे R2O2 लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे एंटी MKW रूल काम नहीं करेगा। एंटी MKW रूल ऑब्जर्व्ड ओनली एंड ओनली HBr, ध्यान रखना, केवल HBr पे ऑब्जर्व होगा, बाकी कहीं भी दिखाई नहीं देगा। पहली बात ये। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बहुत है, दूसरा थोड़ा ध्यान सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर HBr भी लिखा हुआ है और उसके नीचे, HBr के नीचे या साइड में कहीं इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या R2O2 मेंशन नहीं है, तब भी वो मॉलिक्यूल हमारा जो है मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा। अगर किसी मॉलिक्यूल पे HBr केवल लिखा हुआ है अनसिमेट्रिकल में और R2O2 वहां पे नहीं लिखा हुआ है, ध्यान सुनना है, R2O2 नहीं लिखा हुआ है, तो वहां पे वो मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा। लेकिन अगर वहां पे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या R2O2 लिखा हुआ है तो एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है, तीन बात एक बार फिर से कह रहा हूं, जरा सुन लो, बहुत गलती होने के चांसेस है। सिमेट्रिकल के केस में कोई मार्कोनी का रूल काम नहीं करेगा। सिमेट्रिकल के केस में आप HBr, R2O2 कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब फालतू है और उसका भी आंसर वही आएगा जो सिमेट्रिकल में आता है। यानी सिमेट्रिकल में मार्कोनी का रूल लिखा हुआ हो तो आपको मान के चलना है काम नहीं करता है, एंटी मार्कोनी का लिखा हुआ होगा तब भी और नहीं लिखा हुआ तब भी काम नहीं करेगा, चाहे वहां पे R2O2 लिखा हुआ हो या HBr लिखा हो, सिमेट्रिकल पे वैलिड नहीं है। अनसिमेट्रिकल पे दोनों वैलिड है, दोनों में बस इतना फर्क है कि मार्कोनी काफ में HCl, HBr, HI तीनों के फंक्शन है, लेकिन एंटी मार्कोनी काफ में HBr अगर नहीं लिखा हुआ है और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लिखा हुआ है तब भी काम नहीं करेगा। लेकिन अगर HBr लिखा हुआ है और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड नहीं लिखा हुआ है तब भी काम नहीं करेगा, और दोनों लिखे हुए हैं तब 100% काम करेगा। अब जब 100% काम करेगा तब इसका कंक्लूजन ये आंसर आएगा वास्तव में, और यहाँ पर हम लगाएंगे Br। चूंकि इसका एंटी है, एंटी मतलब हेलोजन यहाँ लगाया था, इस बार हेलोजन हम यहाँ लगाएंगे, इसका नाम है एंटी मार्कोनी का रूल, जो हमने आपको अच्छे से शायद समझाया है। अब जरा एक मोनोक्लोरिनेशन एक टॉपिक जरा सा देखते हैं पहले, मोनोक्लोरिनेशन क्या होता है, फिर आपको बताता हूँ कि पूछेगा कितना आइसोमर वगैरह निकालने के लिए देता है। जरा प्लीज ये देखेंगे एक टॉपिक, फिर मैं बताता हूँ ये टॉपिक कैसे चल रहा है, मोनोक्लोरिनेशन। सभी बच्चे जरा बोर्ड पे देखें, अगर यहाँ पे लिखा हुआ CH4, मैं 5-6 एग्जाम्पल लिखूंगा, फिर आपसे एक पूछूंगा और आप एकदम सोच समझ के जवाब देना। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इक्विवेलेंट Cl2 लिख दिया हुआ है, या केवल लिखा हुआ है मोनो, ये दोनों वर्ड एक ही है, Cl2 लिखा हुआ या इस पे लिखा हुआ मोनोक्लोरिनेशन, तो ये कायदे से यहाँ आएगा और एक Cl यहाँ लगा लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने ये इस तरीके से लिखा और यहाँ पे सेम लिखा, तो जरा प्लीज यहाँ देखना है, ये इस तरीके से होगा और इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड एग्जाम्पल से सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैंने ये कई बार बैच में रिपीट किया है और बहुत गलती होती है इससे, 10-12 बार करवाया आपको। एक पॉसिबिलिटी है कि ये बन जाए, जरा प्लीज देखो, और एक पॉसिबिलिटी है कि सर ये बन जाए। कैसे पता चला सर ये पॉसिबिलिटी है? जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन, नाम आप जानते हैं लिखना, आपने बहुत अच्छा नाम लिख के दिखाया था, और इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। फिर किसी बच्चे ने बोला कि सर आप इस Cl को एक और टर्मिनल पे लेकर आइए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट और थर्ड सेम है, ये फर्स्ट यहाँ पे है और थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों सेम है तो इसको छोड़ देंगे, फालतू है। इधर के दो एग्जाम्पल में मुझे ये दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान सुनना है, दो एग्जाम्पल में ये दिखाई दे रहा है, इसमें क्लोरीन की आने की पोजीशन दो अलग अलग कार्बन है, या दो डिफरेंट कार्बन है, एक पहले पोजीशन पे आ रहा है, एक दूसरे पोजीशन पे आ रहा है। तो ये जो मोनोक्लोरिनेशन है ये आइडेंटिफाई करवाता है कि नेचर ऑफ डिफरेंट कार्बन उसमें कितने हैं। इसमें दिखाई दे रहा है एक कार्बन डिफरेंट है, दूसरा कार्बन डिफरेंट है, लेकिन थर्ड कार्बन डिफरेंट नहीं है, क्योंकि थर्ड का नाम और फर्स्ट का नाम कॉमन है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि कोई मॉलिक्यूल X है, जरा ध्यान सुनना है, कोई मॉलिक्यूल X है, मैं ऐसे 2-3 एग्जांपल कराऊंगा लेकिन सुन लो पहले। कोई मॉलिक्यूल X है, उसका मोनोक्लोरिनेशन कराया, तो पूछता है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, बगल में लिखा होगा कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, या पूछेगा कि उसमें कितने GI बन सकते हैं, पूछेगा कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऐसे करके क्वेश्चन आता है।
तो जरा मैं 2-3 एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, आप जरा देखो। ज्यादातर ब्यूटेन हमारे कोर्स में, ब्यूटेन से ज्यादा क्वेश्चन आता है। मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे तो जरा सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, एक बार पॉसिबिलिटी है Cl यहां आ जाए, एक बार पॉसिबिलिटी है Cl यहां आ जाए, एक बार पॉसिबिलिटी है Cl यहां है, लेकिन जैसे ही यहां पे आया होगा, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, ये सेकंड वाला कॉमन हो जाएगा, ये जो सेकंड है और थर्ड कॉमन हो जाएगा, तो सेकंड को मैं थर्ड को छोड़ना पड़ेगा, कोई एक छोड़ दो जो अच्छा लगे। और एक पॉसिबिलिटी है कि Cl यहां आ जाए, जो अगेन फोर्थ फर्स्ट से कॉमन है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। अब इसमें अगर मैं टोटल प्रोडक्ट के बारे में जरा बात करूंगा, यहां जरा देखना है, तो अगर मैं केवल स्ट्रक्चरल के बारे में बात करूंगा तो इसमें केवल दो होगा, एक ये और एक ये, क्योंकि इसका नाम आप जानते हैं, इसका नाम है 1 क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम है 2 क्लोरोब्यूटेन। पोजीशन आइसोमर का डिफरेंस है इसमें। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि टोटल प्रोडक्ट, जरा देखना इधर, इंक्लूडिंग, जरा प्लीज यहां देखना, इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछ रहा है, तो यहां पे जब हम आएंगे तो ये मॉलिक्यूल कायरल भी है, क्योंकि इसके पीछे एक हाइड्रोजन है, तो एक एटम ये, एक एटम ये, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। तो चूंकि कायरल है, जब भी कोई मॉलिक्यूल कायरल होता है तो अपनी मर्जी से हम दो मान लेते हैं, टी और एल मान लेंगे, तो टोटल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी होगी 3। कितनी होगी? 3। उम्मीद करता हूं आपको समझा पा रहा हूं। तो आप लोगों को जरा एक क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन पहले तो मुझे एक बार व्हाट्सएप मैसेज करके बताना है कि इतनी बातें जो मैंने आपको समझाया, क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे कि एग्जैक्ट मुझे आइडिया रहेगा। और ये लिखा हुआ है Cl2, ठीक है, ये लिखा हुआ है Cl2, ठीक है, ये लिखा हुआ है Cl2। इसको कराना है जरा सा, ठीक है, मोनोक्लोरिनेशन करना। और देखो ये थोड़ा करेंगे, और इसी करते टाइम मैं आपसे थोड़ा बात ये करना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छे से इस बार तैयारी करना। देखो मैंने पर्सनली कल 11 थी को रात तक कॉल किया है, मैं बहुत टेंशन में था। आप स्कूल में भी किसी से पूछना, मैं 2 दिन से कंटिन्यू खाना नहीं खाया, आपके मार्क्स को मैंने देखा तो। आप लोग का पता नहीं, लेकिन आप किसी से आके पूछ लेना, मृत्युंजय सर से, किसी को फोन करके पूछ लेना। मुझे टेंशन हो गई थी, मैंने आपका एक फीडबैक फॉर्म बनाया, सबको दिया है कि कहाँ गलती हुई हमसे, ये हमें समझ में नहीं आया। तो एक काम हम ये करेंगे, और कुछ कुछ टॉपिक जिनको लगता है कि जेई या नीट अगर दे रहे हैं, पहले तो देना चाहिए सबको, लेकिन पंजाब में बच्चों को बहुत डर है, देते नहीं है, बहुत कम बच्चे देते हैं। नंबर कम आए, फेल हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, देना चाहिए, अंदर से डर बाहर आता है। आप आने वाले समय में बच्चों को एग्जाम्पल में बताओगे तो कि मैंने भी दिया था, आप दोगे ही नहीं तो अपने बच्चों को क्या बताओगे कभी। तो एटलीस्ट आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप दें। और उसके लिए भी अगर आपको लगता है कोई टॉपिक का वीडियो बनाना चाहिए, आप मुझे बताएं, मैं जो बच्चा बोलता है मैं बता देता हूँ। अंकित ने मेरे को बोला है एक वीडियो बनाने के लिए, मैं इसको बनाऊंगा, आप जो भी बोलेंगे मैं से बना दूंगा। या आपको कोई टॉपिक लगता है ये समझाना चाहिए सर को, तो मैं से समझाऊंगा। इस वक्त मैं जो पढ़ा रहा हूँ केवल केवल प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबका नंबर 60+ के अबव चाहिए। वो मैं कैसे लाऊंगा वो तो मैं नहीं जानता, आपके थोड़ा सपोर्ट चाहिए, लेकिन मैं बस बता सकता हूँ। एक बार कायरल वाला रिपीट कर दीजिए तो मैं भी वो रिपीट करता हूँ। पहले इसको क्वेश्चन को करने दो, एक बार मैं कायरल वाला फिर इसमें समझाऊंगा कैसे पता चला है मुझे। जल्दी करेंगे, थोड़ा टाइम कम है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और 2-3 एग्जांपल समझाना है, फिर थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी साथ साथ चल रहा है, और आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करते रहेंगे। एनसीईआरटी करते रहेंगे। टोटल 60, बहुत बढ़िया, सही आंसर भेजा है। ठीक है, मैं बताता हूँ, आ जाए यहाँ। गलत सही कैसे पता चलेगा? इतना बनेगा, हर जगह क्लोरीन लगा लगा के देखना है बस, ये बन सकता है। जब भी आपको लगे कि ये गलत हो रहा है, किसी हो रहा है, तो आईयूपीएसी नाम लिख ले, देख लीजिए। अगर किसी के 2 आईयूपीएसी नाम कॉमन है तो वो मॉलिक्यूल जो है गलत है। ठीक है, एक ने इसने भी करके भेजा है, सॉल्वेंट तो बता ही दिया। ठीक है, ओके, मैं एक बार करता हूँ। हाँ चलो ठीक किया है। कायरल एक लास्ट में बोला था मैंने, वो रिपीट करना एक ने बोला है, तो मैं उससे जरा रिपीट करूंगा। बहुत फास्ट हम करेंगे, अगले हमें 22-23 तारीख को पहला केमिस्ट्री का पेपर है, तब तक मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा दोनों बुक में से। और मुझे नंबर चाहिए, देख लेना कैसे लाओगे तुम लोग। ये सारे रिकॉर्डिंग मैं इसलिए सबमिट करूंगा प्रिंसिपल के पास, ताकि वो भी देखेंगे कि मैंने काम किया कि नहीं किया, और आप भी अपने अच्छे से काम करें। मुझे नंबर चाहिए चाहे जैसे आए। अरे इसका आईयूपीएसी नाम थोड़ी ना पूछ रहा हूँ बेवकूफों, इसका तो मैं पूछ रहा हूँ मोनोक्लोरिनेशन। चलो देखते हैं।
आइए यहाँ पे फिर मैं कायरल का जरा एक बच्चे का कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा, पहले देखते हैं कायरल भी क्या है मैं एक बार बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखो पहले एक पॉसिबिलिटी है कि ये क्लोरीन यहाँ हो जाए, मैं एक बार सब बनाता हूँ फिर मैं कायरल डिफाइन करूंगा। जरा देखो, एक पॉसिबिलिटी है कि ये क्लोरीन यहाँ हो जाए। थोड़ा थर्ड पॉसिबिलिटी जरा देखना जिसपे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, जो काम का नहीं है लेकिन लिख रहा हूँ। थर्ड पॉसिबिलिटी काम का नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूँ। थर्ड वाला और फर्स्ट वाला कॉमन है, फर्स्ट एंड थर्ड कॉमन, ठीक है ध्यान रखना। फर्स्ट और थर्ड कैसा कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन ये है, जरा देखो कि यहाँ पे अगर हम काउंटिंग यहाँ से 1 कर रहे हैं तो 1 2 2 पे मिथाइल है, लेकिन यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 और 2 2 पे मिथाइल है, दोनों के दोनों कॉमन है। तो 1 सेकंड एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट और थर्ड कॉमन है। जब भी लगे कि कॉमन कैसे पता चलता है तो आईयूपीएसी नाम लिख लीजिए, किसी भी दो का आईयूपीएसी नाम कॉमन आया इसका तो मॉलिक्यूल सेम है, सीधा सीधा बात। इसके बाद फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने इस तरीके से ये इसमें तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं करना है, एक क्लोरीन हम यहाँ लगा लेंगे। अब फाइनली लास्ट में एक पॉसिबिलिटी है क्लोरीन हम यहाँ लगा लें। तो टोटल जरा प्लीज यहाँ देखना है स्ट्रक्चरल की जो वैल्यू है, वैसे तो मैंने जिस तरह अगर आपको तैयारी करवाई थी अगर उस तरीके से करते तो आप 100% अच्छा स्कोर करते, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर रहे हैं। टोटल स्ट्रक्चर की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4। स्ट्रक्चरल का मतलब वो होता है, जरा एक बार रिपीट कर रहा हूँ ध्यान सुना, स्ट्रक्चरल का मतलब वो होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी नाम सेम नहीं होना चाहिए। कोई भी दो मॉलिक्यूल का नाम अगर आईयूपीएसी सेम हो गया तो वो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल नहीं होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होगा। इसके बाद जब इस मॉलिक्यूल में आएंगे तो मुझे ये कायरल दिखाई दे रहा है, इधर एक हाइड्रोजन है, जरा से देख लो ऊपर में एक हाइड्रोजन है, इधर एक एटम डिफरेंट एक एटम डिफरेंट, इधर में ये सीएल है, ये दो कार्बन नहीं है, सीएल है तो डिफरेंट, तो ये कायरल है। और जब भी कोई मॉलिक्यूल कायरल होगा तो उसको ऐसे बनाते हैं या स्टार मार्क करते हैं, और इसको हम दो अपनी मर्जी से मानते हैं जिसका नाम है डीएल। अब हम कल की क्लास में डीएल, इनैंसोमर और ऑप्टिकल एक्टिविटी और डायस्टोमर, रेसमी मिक्सचर, नॉन पोलर, सुपर इम्पोजिबल, ये सब थोड़ा सा हम लोग 10-15 मिनट में डिस्कस करेंगे, फिर टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है कोई भी मॉलिक्यूल कायरल होगा तो अपनी मर्जी से डी और एल मानना ही मानना है। क्यों मानना है ये मैं बताऊंगा, अभी उसका समय चल नहीं रहा है। तो डीएल, अब इस मॉलिक्यूल में कायरल तो होना चाहिए था लेकिन ये दो एटम सेम हो गए तो कायरल नहीं हो सकता है। कायरल वो है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कायरल वो है sp3 एटम होना चाहिए। अगर sp3 भी नहीं जानते हैं आप तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और उस चारों लाइनों पे या बॉन्डों पे या उस वैलेंसी पे 4 डिफरेंट एटम होने चाहिए जो कोई भी सेम ना हो। अगर कोई भी दो एटम कॉमन आ गया या सेम आ गया तो वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा, तो सेकंड कायरल नहीं है। थर्ड पे अगेन आएंगे, या देखो यहाँ पे सॉरी थर्ड पे अगेन आएंगे तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे कायरल है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे कायरल है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन और एक ये, और ये पूरा ये पूरा पूरा ऐसा 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 ये पूरा एक, तो ये कायरल है। तो कायरल होगा तो अगेन क्या बनाएगा डी और एल। ये सर डीएल क्या है इसे कल देखेंगे, अभी डीएल है कुछ। अब यहाँ पे आएंगे तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे देखेंगे तो कायरल नहीं है, यहाँ पे आएंगे कायरल देखने के लिए तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो ये कायरल नहीं है। तो अगर मैं स्टीरियो जब भी बात करूंगा, स्टीरियो के बारे में जब भी बात करेंगे तो इन सबों को लेना है, यानी स्ट्रक्चरल इंक्लूडिंग स्टीरियो मैं बोल रहा हूँ। तो 4 तो ऑलरेडी ले रहे हैं लेकिन एक इसमें से एल ले लो और एक इसमें से एल ले लो, या दोनों में से कोई एक डी डी ले लो। ये बेसिकली 4 प्रोडक्ट हैं, दो इधर और दो इधर, तो ये 4 और प्लस 5 प्लस एक 2 मतलब एक 6, तो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं टोटल, तो टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू 6 हो जाएगी। एक बार फिर से बोल रहा हूं, जब भी कोई मॉलिक्यूल कायरल होगा, कायरल का मतलब है कि किसी भी कार्बन के पास 4 बॉन्ड, चारों बॉन्ड पे 4 डिफरेंट ग्रुप, और जब भी कायरल होगा तो अपनी मर्जी से डीएल लिखना है, और डीएल का मतलब 2 मान के चलना है। स्टीरियो आइसोमर के अंदर जीआई आता है, उसी के अंदर ओआई आता है, तो जीआई और ओआई के केस में ध्यान सुनना, जीआई और ओआई के केस में हमेशा आईयूपीएसी नाम सेम आता है, स्ट्रक्चरल में आईयूपीएसी नाम सेम नहीं आता है। अगर आपसे बोलता है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल या हाउ मेनी टोटल आइसोमर आर पॉसिबल, तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। केवल बोल रहा है कि ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल, तो आपको केवल ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा यहां तक के लेक्चर। अगर आपको समझ में आ गया हो तो जरा अपना माइक ऑन करके बताएंगे कि क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है, एक बार जरा माइक ऑन करके बताएंगे, फिर हम लोग वीडियो यहाँ रोक लेंगे, फिर कल बढ़ेंगे। क्लियर सर? यस सर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी धीरे धीरे हम लोग ऐसे करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा सब लोगों को, ठीक है? यस सर। हाँ, तो थोड़ा तुम लोग ऐसे करना, मैं पूरा एक बार ऐसे पढ़ा के लाऊंगा। अगले 22 तारीख तक में पेपर हमारा, आज 9 है, ठीक है? इधर हमारे पास टोटल 11 या 12 दिन है, तो 11 to 12 डेज के अंदर हम लोग सेकंड बुक पूरा एक बार, क्योंकि बच्चों के मैक्सिमम डाउट सेकंड बुक में है। वैसे तो मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया था, मैं आपको बताऊं मैं यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ कि उन्हीं बातों का छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन पूरी डिटेल में मैंने बोला था कि ये वैल्यू क्यों वहां पे आ रहा है, ये वैल्यू भी वहां पे क्यों आ रहा है, मैंने आपको बोला था वहां पे, और ऐसा ना आने के रीजन भी क्या है, मैंने सब कुछ वहां पे बताया था। लेकिन बच्चे वहां शायद पता नहीं कर पाए, इसलिए हम एनसीईआरटी की सारी बातें एक बार तेजी से कर रहे हैं, तो हम लोग एक बार देखेंगे
इधर अगले 6-7 दिन के अंदर हम लोग पूरा सेकंड बुक जल्दी से डन कर लेंगे। फिर फर्स्ट बुक में जो जो आप इंपॉर्टेंट बताओगे कि सर इसमें डाउट है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उस पर थोड़ा सा एक बार रिकॉल करूंगा और ओवरऑल हम लोग इन सब टॉपिक को कर लेंगे। फिर आप मार्च में पेपर देंगे। अगर मार्च में पेपर में फिर से नंबर कम आया तो फिर मैं कुछ सोचूंगा और कुछ नया प्लान लेकर आऊंगा, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत टेंशन है इस बात को लेकर। आज के लिए फिलहाल इतना बहुत है, कल मिलेंगे 4:30 o'clock, ठीक है? थैंक यू।